हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी, आज हम एक तो एक्सरसाइज 5B करते हैं पहले, क्योंकि लास्ट क्लास में हमने परम्यूटेशन के बारे में पढ़ा था और आपने प्रैक्टिस की होगी। 5A की प्रैक्टिस की थी सबने? 5A की? यस सर। 5B भी कर लिया हमने। चलो ठीक है। अगर कर लिया तो फिर इसका जल्दी जल्दी हो जाएगी। हम इसे गो थ्रू कर लेते हैं फटाफट परम्यूटेशन के कंसेप्ट को, और आफ्टर दैट 20-30 मिनट्स के अंदर ही हम कॉम्बिनेशन टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अभी स्टूडेंट्स भी कम है, अभी ज्वाइन कर रहे हैं सभी, तो हम स्टार्ट करते हैं तब तक। ओके, तो 5B में करा रहा हूँ। जिन्होंने करी है ट्राई वो अपना आंसर मैच कर लेंगे, जिन्होंने नहीं करी है ट्राई और वो नोट कर लेंगे। ठीक है, करते हैं स्टार्ट। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है कि द नंबर ऑफ वेज इन विच 7 गर्ल्स फॉर्म ए रिंग। देखो, आपको बताया था जब रिंग का कंसेप्ट बताया था, जब भी सर्कुलर रिंग में हम अरेंज करेंगे तो हमें एक पर्सन को साइन करना पड़ता है ड्यू टू वेज। हमारे पास जब 7 गर्ल्स को अरेंज करना है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा, 7 - 1 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा। इट मींस 6 फैक्टोरियल। तो द नंबर ऑफ वेज इन विच वी 7 गर्ल्स फॉर्म ए रिंग, तो आपका आंसर क्या होगा, 6 फैक्टोरियल, एंड दैट इज आई थिंक 720। 720 will be your answer. वो कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन में, द नंबर ऑफ वे इन द 7 बॉयज सिट इन द राउंड टेबल सो दैट 2 पर्टिकुलर बॉयज सिट टुगेदर। 2 पर्टिकुलर साथ साथ बैठेंगे, मतलब कि हमने कहा कि ए और बी जो है ना वो साथ बैठेंगे, तो असाइन ऑलरेडी हो गया, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग असाइन हो गई 2 पोजीशन। तो अब कितने रिमेनिंग स्टूडेंट रह गए, 5। तो 5 को अरेंज करना है, तो अब क्या करेंगे, 5 को अरेंज करने के कितने मेथड होंगे, 5 फैक्टोरियल, क्योंकि एक ऑलरेडी असाइन हो चुका है। अगर 5 सीट्स हैं, 1 2 3 4 5, तो 5 सीट्स पे आपको अरेंज करना है, तो क्या होगा, 5 फैक्टोरियल। अब ए बी अपन में इंटरचेंज भी हो सकते हैं, ए बी कैन बी बी ए, तो हम इसको क्या करेंगे, 2 से 2 फैक्टोरियल से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो आंसर विल बी 120 मल्टीप्लाई 2, इट मींस 240। तो आंसर क्या हो जाएगा, 240। नेक्स्ट में कह रहा है 50 डिफरेंट ज्वेल्स कैन बी सेट टू फॉर्म ए नेकलेस। अब नेकलेस बनाना है। आपको बताया था कि जब नेकलेस की बात होती है तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट सेम हो जाता है। उस केस में फॉर्मूला क्या होता है हमारा, n - 1 फैक्टोरियल अपॉन 2। तो यहाँ पे हमारा 50 है, तो क्या आंसर होगा हमारा, 50 - 1 अपॉन 2, दैट इज ऑप्शन बी। ओके, तो ये होगा। 3 क्वेश्चन बहुत आसान से थे। नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ में, 3 लेडीज एंड 3 जेंट्स कैन बी सीटेड एट ए राउंड टेबल सो दैट एनी 2 एंड ओनली 2 ऑफ द लेडीज सिट टुगेदर। आप थोड़ा इसको कंसेप्ट समझते हैं, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखते हैं डिटेल में, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा केसेस है, तो केसेस समझने पड़ेंगे आपको। देखो, 3 लेडीज and 3 gents can be seated at a round table so that any 2 and only 2 of ladies sit together। तो देखो क्या होगा, देखो 3 लेडीज हैं, हो सकता है तीनों अलग अलग बैठे, सिंगल सिंगल। एक हो सकता है 2 एट टाइम, 2 एक साथ बैठेंगी और एक अलग बैठेगी, एनी। और एक औरत तीनों साथ बैठेंगी, ऑल सिट टुगेदर। 3 केस हो सकते हैं, सिंगल, 2 एंड 1, कोई भी 2 3 में से 2 होंगी, एबीसी हैं, अगर तो ए बी बैठ सकती है, सी अलग हो जाएगी, बी सी, ए सी अलग हो जाएगी, अलग हो जाएगी, ऐसे ए सी के साथ बैठेगी तो बी अलग हो जाएगी। अब उसमें भी अरेंजमेंट, अगर ए सी है तो सी ए भी हो सकता है, ऐसे कैसे हो सकता है। तो वो हमसे पूछ क्या रहा है, वो सेकंड केस ही पूछ रहा है हमसे यही पूछा जा रहा है एक्चुअली, ये केसेस कितने होंगे। एक काम करें, हम टोटल में से, अगर टोटल में से सिंगल वाले को तो माइनस कर दे दोनों को, तो ये वाला आंसर आ जाएगा। कहने का मतलब है कि 2 एट ए टाइम की अगर बात करता हूं, सिट टुगेदर
2 and only 2 लिखा हुआ देखो 2 and only 2 and only 2 के केस की बात करूं तो टोटल में से सिंगल सिंगल कर लेते हैं कि तीनों अलग अलग बैठेंगी और ऑल बैठेंगी, उसको माइनस कर दें। तो देखो एक बार पहले टोटल देखो हम कहाँ अरेंज कर रहे हैं, राउंड टेबल में, तो फॉर्मूला टेबल वाले लगेंगे, सर्कुलर वाले। तो पहले देखो कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं। आप चाहते हो कि लेडी अलग अलग बैठे हैं तो पहले आप जेंट्स को अरेंज कर लो। जेंट्स आपने कर दिया यहाँ पे 1 2 और 3 सीट पे। 3 सीट पे जेंट्स को अरेंज करने के कितने मैटर होंगे, 2 फैक्टोरियल। ऑब्वियसली 3 है ना, 3 में से एक को सही करना पड़ेगा, तो स्टार्टिंग हो रहा है बिल्कुल बैठना, ठीक है। अब बाकी बची 3 सीट्स 1 2 और 3। इन तीनों पे किसने बैठना है, आप लेडीज ने। तो इनके लिए तो कोई असाइन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी जेंट्स अरेंजमेंट कर चुके हैं। तो इनको सेट करने के कितने तरीके होंगे, 3 फैक्टोरियल होंगे, इसमें कम नहीं होगा। तो ऑलरेडी जेंट्स बैठ चुके हैं, असाइनमेंट हो चुका है कहना है कुछ ना कुछ। अब बताती है, सॉरी ये तो सिंगल वाला था, 1 मिनट, ये सिंगल वाला केस था, मैंने टोटल में लिख दिया ये, 1 मिनट। देखो टोटल की बात करूं, टोटल 6 है, तो 6 को अरेंज करने के कितने तरीके होंगे, 6 - 1 फैक्टोरियल, सिंपल सा है, दैट इज 5 फैक्टोरियल, और जिसकी वैल्यू होगी 120, ठीक है। सिंगल की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, पहले जेंट्स को अरेंज किया आपने 2 फैक्टोरियल, फिर लेडीज को जो बिटवीन अल्टरनेट पोजीशंस है उस पर अरेंज किया 3 फैक्टोरियल, इट मींस 2 × 6 दैट इज 12। ऑल 3 में क्या होता है, इन तीनों को हमने कॉम्बिनेशन बना दिया, तो ऑल 3 में क्या होगा, 3 3 3, इन तीनों को एक साथ बना बैठा दिया। तो देखो अगर इन तीनों को एक साथ बैठा दिया और हम बाकी बात करते हैं इनकी जेंट्स की, तो जेंट्स को 3 सीटों पे अरेंज करना है, तो कितने तरीके होंगे, ऑब्वियसली 3 फैक्टोरियल, क्योंकि ये असाइन हो चुका है। और जब ये 3 जो हैं पोजीशंस ABC 3 गर्ल्स हैं, वो भी तो आपस में इंटरचेंज हो सकती हैं। अगर वो हो सकती हैं तो कितने तरीके से होंगी वो, 3 फैक्टोरियल से। तो आंसर क्या आएगा, 9 × 9, सॉरी 6 × 6 दैट इज 36। तो आंसर इसको माइनस कर दें, 120 - 48 दैट इज 72। हाँ स्टैंडर्ड ऑप्शन में है। तो आपको इस क्वेश्चन को करना क्या है, टोटल में से सिंगल और ऑल का केस को माइनस कर दो और 2 एट ए टाइम का सिंगल क्योंकि केस जो है वो आ जाएगा, ठीक है। नोट कर लो, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। टोटल में से तीनों अलग अलग बैठेंगी लेडीज, उनका निकाल दिया, और ऑल लेडीज जो साथ साथ बैठेंगी उनका निकाल, अब दोनों को माइनस कर दिया है टोटल में से। हाँ जी, सर क्वेश्चन रिपीट कर दो ये वाला। आप लेट आए हो क्या? यस सर। कोशिश क्या करो बेटा, देखो इसमें ये मैं दोबारा बताता हूँ कि 3 वो कह रहा है 3 लेडीज हैं और 3 जेंट्स हैं, उनको राउंड द टेबल अरेंज करना है। तो कितने तरीके से वो सिट कर सकते हैं, उनकी सिटिंग अरेंजमेंट कितने तरीके से हो सकता है। सबसे पहले तीनों लेडी अलग अलग बैठ सकती हैं, तीनों साथ बैठ सकती हैं, और 3 में से कोई भी 2 एक साथ बैठ सकती है, एक अकेली होगी। वो पूछ ही रहा है हमसे केस, तो हमने ये हम क्या करते हैं, 2 and only 2 एट ए टाइम कितने अरेंजमेंट हो सकते हैं। तो हमने क्या किया, टोटल में से सिंगल और ऑल को माइनस कर दिया। टोटल कितने होंगे, टोटल 6 पर्सन है, 3 और 3 6, तो 6 को अरेंज करने के कितने मेथड होंगे, 6 - 1 फैक्टोरियल, क्योंकि राउंड द टेबल है तो 5 फैक्टोरियल 120। सिंगल की बात करें तो सिंगल में देखो अगर पहले हम जेंट्स को अरेंज कर दें तो जेंट्स को अरेंज करने के कितने तरीके होंगे, 2 फैक्टोरियल। फिर जो इन बिटवीन सीट्स बची 3 खाली, उन पे 3 लेडीज को अरेंज करना है, तो कितने तरीके होंगे, 3 फैक्टोरियल, क्योंकि अब माइनस नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी जो जेंट्स है वो अरेंजमेंट कर चुके हैं एक अरेंजमेंट, ठीक है। तो इसलिए तो 3 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई होगा। ऑल के केस में क्या होगा, तीनों को हमने एक साथ अरेंज कर दिया, तो कितने तरीके से हो सकते हैं ये, 3 फैक्टोरियल। और बाकी जो 3 सीटें पड़ी हैं उसमें जेंट्स ने बैठना है, उसके भी कितने होंगे, 3 फैक्टोरियल, क्योंकि ये अब ये तो असाइनमेंट हो गया ना कि ये सीट पोजीशन असाइन होगी कि तीनों लेडी यहाँ बैठेगी, दैट्स इट। ये चीज इंटरचेंज कर सकते हैं जैसे मर्जी।
तो 3 फिट होल 3 फिट होल में 6 into 6 36, तो टोटल सॉल्व करेंगे तो ये आंसर है। टोटल में से सिंगल और ऑल के केस को माइनस कर दिया तो 82 लेडीज का केस आ जाएगा। हाँ जी, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है द नंबर ऑफ वे इन विच द लेटर ऑफ द वर्ड डॉगमेटिक कैन बी अरेंज। नंबर ऑफ वेज अरेंज, अरेंज पूछ रहा है तो सिंपल सा है 1 2 3 4 5 6 7 8, कोई रिपीट भी नहीं हो रहा है तो ए फिटर की वैल्यू क्या होती है 40320, तो यही आंसर है। पिछला एक क्वेश्चन में किया था लास्ट एक्सरसाइज में, वहां पे लिखा था रीअरेंज। रीअरेंज के केस में क्या होता है खुद को माइनस करना है तो वहां 1 लेस करेंगे, यहाँ रीअरेंज नहीं लिखा हुआ, यहाँ लिखा अरेंज, तो टोटल है इसको इंक्लूड करना है, कहने मतलब तो वो आएगा आंसर 40320। नेक्स्ट देखो द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ 10 डिफरेंट थिंग्स टेकन 4 एट ए टाइम इन विच वन पर्टिकुलर थिंग ऑलवेज अकर। ये केस मैंने लास्ट टाइम बताया था, उसी पर केस है, मेरे ख्याल में लास्ट टाइम कराया था मैंने केस कि 10 में से 4 लेने हैं, वन पर्टिकुलर ऑलवेज अकर। ये मैं डिस्कस कर चुका हूँ, दोबारा कर रहा हूँ मैं कि 4 सीट्स है, मान लो हम कह 10 पर्सन है, 10 में से किसी एक को लेना जरूरी है, ठीक है। अब जो एक आएगा उसके पास कितनी सीट्स अवेलेबल है 4, कितनी चॉइस अवेलेबल है 4, तो वो ही कैन अरेंज, ठीक है ना, हिमसेल्फ और हरसेल्फ बाय 4 टाइम्स। ओके, मान लो यहाँ पे बैठ गया, बाकी कितनी सीट रह गई 3। अब 3 को फिल करने के लिए कितने क्या है हमारे पास डेटा, एक तो चला गया तो रह गए टोटल हमारे पास 9, 4 लेने थे, एक चला गया रह गए 3, तो 9p3। इसको सोल्व कर दो, क्या आंसर रहा था 9 into 8 into 7, ये सोल्व कर दो 2016 यस सर। चलो ये लास्ट है। और नेक्स्ट वाले में क्या था कि इन विच वन पर्टिकुलर नेवर अकर, तो नेवर अकर के केस में क्या था n-1 हाँ, क्योंकि इसमें ये लेना ही नहीं है, मतलब एक नहीं लेना तो 9 रहेगा ना, तो 9 में से 4 लेने हैं तो क्या आ जाएगा 9p4। दैट 9p4 की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा 9 into 8 into 7 into 6 और क्या वैल्यू आएगी इसकी 3024। क्या आपका आंसर। तो ये 3 क्वेश्चन और हैं, ये लास्ट टाइम भी डिस्कस किए थे मैंने क्लास में, तो इसको नोट कर लो। जो जिन्होंने ट्राई करे हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि जिन्होंने ट्राई करे हैं 80 to 90% क्वेश्चन तो उनके सॉल्व हो ही गए होंगे। तो एक आध क्वेश्चन होता है कई बार को कांसेप्ट समझ में नहीं आता, बाकी इस चैप्टर में इतना मुश्किल काम कुछ नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं हाँ जी, एक्स एंड वाई वाला। एक्स एंड वाई एंटर इनटू रेलवे कंपार्टमेंट हैविंग 6 वैकेंट सीट्स हैं, तो क्या होगा इसका आंसर बताओ। 2 पर्सन है, 6 सीट वैकेंट है, 6p2 सिंपल सा ही था 6। 30 हाँ जी 30 आंसर। ठीक है 6p2 यानी 6 into 5 30, बिल्कुल सही। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ नंबर्स लाइंग बिटवीन 100 एंड, देखो 100 और 1000 के बीच में हमेशा 3 डिजिट नंबर होते हैं, ठीक है, और हमें करना है 1 2 3 4 5 6 4 5 6 7 डिजिट दिए हुए हैं, तो ऑब्वियसली 1 से स्टार्ट करेंगे 2 से स्टार्ट करेंगे, वो 100 से बड़े ही होंगे, है ना। तो हमें 3 नंबर बताने कितने होंगे, तो बता सकते हो आप 1 2 3, 210 आंसर आ गया। तो यहाँ 7 6 और 5, तो आपका आंसर आएगा 210। ओके, नेक्स्ट द नंबर ऑफ नंबर लाइंग बिटवीन 10 और, देखो 10 और 1000, 10 और पहले तो बात करेंगे हम बिटवीन, 10th क्वेश्चन में देखो क्या करेंगे, बिटवीन करेंगे पहले 10 to 99, ओके 2 डिजिट नंबर लेंगे। 2 नंबर कितने होंगे बताओ, कितने नंबर हमारे पास 1 2 3 4 5 6 है टोटल, है ना। 6 में से 0 नहीं हो सकता जी, कोई भी नंबर 0 से स्टार्ट नहीं होगा, नहीं तो सिंगल डिजिट हो जाएगा। तो 0 को एक बार चॉइस में से हटा दो पहले वाले के लिए, तो कितनी चॉइस आएगी 3 और 2 5, टोटल इस जगह पर 5 डिजिट आ सकते हैं।
और अब 5 हाँ फिर दोबारा 5 5, तो 5 into 5 कितने हो गए 25। अब हम बात करेंगे बिटवीन 100 to 1000, मतलब कि 3 डिजिट की, तो अभी भी जीरो नहीं आएगा, तो उसे कितने रह जाएंगे यहाँ पे 5, अगेन 5, और फिर क्या रहेगा यहाँ पे 4, 125 तो टोटल कितना हो गया हमारे 25 ये 100 plus 25 इट मींस 1। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से करने की जरूरत है, बाकी इन क्वेश्चन में कोई खास दिक्कत नहीं आती है। अब 11th देखो। सर हाँ जी, 9th और 10th क्वेश्चन में इन्होंने विदाउट रेपिटेशन तो बोला नहीं हुआ। मैंने हमेशा हर बार बोला है बेटा कि जब तक कहा ना जाए कि रिपीटिशन है तब तक नॉट रिपीटेड केस ही होगा, ध्यान रखना। रिपीटिशन Okay, के sir. केस में लिखा होगा, कुछ नहीं लिखा हुआ है तो नॉन सर रिपीटिशन का केस है। हाँ जी, सर एग्जांपल 8 का एक बार समझाना था आप। मैं एक बार कहा था, ये एक साइड बोलने दो, ठीक है, फिर कहा था। देखो ये आप देखो, इन ए ग्रुप ऑफ बॉयज है, द नंबर ऑफ अरेंजमेंट कह रहा है 4 बॉयज है, ठीक है, टोटल नंबर मानो टोटल नंबर ऑफ बॉयज है n। अब क्या इन ए ग्रुप ऑफ बॉयज नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ 4 बॉयज, 4 बॉयज का अरेंजमेंट क्या होगा np4, वो 12 टाइम्स है किसका नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ 2 बॉयज np2, ये मुझे गिवन है 11 क्वेश्चन, वो कह रहे फाइंड द वैल्यू ऑफ n, तो सॉल्व कर सकते हैं हम इसको। np4 का मतलब n n-1 n-2 n-3 इक्वल टू 12 n n-1, तो ये दोनों कैंसिल, ये दोनों कैंसिल, इसका मतलब देखो क्या हुआ n-2 और n-3 इक्वल टू आ गया 12, 12 कैन बी रिटन है 4 into 3, तो कंपेयर कर सकते हैं n-2 को 4 से, तो क्या आंसर आ जाएगा 6. n-2 इक्वल टू 4, तो n इक्वल टू 6, तो क्वेश्चन सॉल्व 6 इज आंसर। तो सिंपल सा हमें दिया हुआ था जो बेस, हमने उसको सोल्व किया है और कुछ नहीं किया खास लेवल पे, यहाँ तक नोट कर लो, और फिर 12 13 देखते हैं, थोड़ा उसको फिनिश करते हैं 10 मिनट के अंदर अंदर। हाँ जी, चलो नोट कर लिया अगर साथ साथ, तो फिर आगे 12 क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा थोड़ा सा, बहुत अच्छा क्वेश्चन भी है। द वैल्यू ऑफ दिस अब बतानी है हमें। देखो आर पी आर आपको पता है, आर फैक्टोरियल होता है, सबको मालूम होगा, आर इक्वल टू 1 10 आर पी आर जो होता है वो आर फैक्टोरियल होता है, ठीक है, एन पी आर एन एन फैक्टोरियल होता है। आप इसको, अब मैं यहाँ पे अगर समेशन का मतलब है पहले आगे 1 पुट कर दो, तो 1 डॉट 1 फिर मैं ऐसे ले लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है, सिंबल बदल रहा हूँ, फिर 2 रखेंगे, प्लस करना है, फिर 2 2 फैक्टोरियल 3 3 फैक्टोरियल, ऐसे चलेगा ये तब तक 10 10 फैक्टोरियल। अब देखो 1 को आप लिख सकते हो 2 माइनस 1 फैक्टोरियल एज इट इज, 2 को लिख सकते हो आप 3 माइनस 1 2 फैक्टोरियल, 3 को लिख सकते हो आप 4 माइनस 1 3 फैक्टोरियल, और लास्ट में 10 को आप लिख सकते हो 11 माइनस 1 और 10 फैक्टोरियल। अब फैक्टोरियल 1 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा वो 2 फैक्टोरियल, और ये रह जाएगा 1 फैक्टोरियल, ये आएगा सॉल्व करेंगे। 2 फैक्टोरियल को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3 फैक्टोरियल, और 1 से करेंगे तो 2 फैक्टोरियल। 4 को 3 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल, एंड सो ऑन टिल एंड 11 फैक्टोरियल माइनस 10 फैक्टोरियल। अब देखो 2 फैक्टोरियल यहाँ पे कैंसिल, 3 फैक्टोरियल यहाँ पे कैंसिल, 4 कैंसिल, तो ऐसे 10 पहले किसी टर्म से कट जाएगा, सिर्फ बचेगी लास्ट टर्म, और यहाँ पे बचेगा माइनस 1, सिर्फ 11 फैक्टोरियल माइनस 1 फैक्टोरियल बचेगा, और 11 फैक्टोरियल मतलब होता है 11p11 माइनस 1, और क्वेश्चन सॉल्व। ये बी ऑप्शन है, थोड़ा सा स्मार्ट कैलकुलेशन है, तो पूरा सोल्व करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। नोट कर लो इसको।
डिटेल में आ गए 13 में कह रहा है कि द टोटल नंबर ऑफ 9 डिजिट 9 डिजिट की बात कर रहा है बेटा। सिंपल सा है, देखो अगर 9 की बात करें हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो कोई भी नंबर 0 से स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ 9 डिजिट नंबर्स ऑफ डिफरेंट डिजिट, डिफरेंट मींस ऑब्वियसली रिपीटेशन अलाउड नहीं, तो इस जगह पे 9 डिजिट आ सकते हैं 0 को छोड़ के, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 ऐसे 9 डिजिट पूरा करते हैं। लेकिन अब नेक्स्ट नंबर पे 0 आ सकता है, तो अगेन वी हैव अ चॉइस ऑफ 9 फॉर नेक्स्ट टाइम 8 7 6 5 4 3 2। आपको मालूम है ये सारी वैल्यू क्या होती है, ये होता है 9 फैक्टोरियल, क्योंकि 1 में मल्टीप्लाई करूंगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो आंसर क्या आएगा हमारा 9 into 9 फैक्टोरियल। नेक्स्ट देखो, द नंबर ऑफ वे इन विच 6 men can arrange in a row so that the particular 3 men, देखो 3 पर्सन कहते हैं हम साथ बैठेंगे जी, इनको तो रस्सी से बांध दो, ठीक है, बाकी 3 रह गए, तो टोटल अरेंजमेंट करना है, इसको तो 1 मान के चलेंगे, तो 1 2 3 4, 4 को अरेंज करने के कितने मेथड होंगे, 4 फैक्टोरियल 4p4 और इन तीन, ये तीन आपस में इंटरचेंज भी हो सकते हैं। 4p3 आंसर क्या है हमारा 3p3 4p4 और 3p3। ओके, अब नेक्स्ट देखो 15, देयर आर 5 स्पीकर A B C D E, द नंबर ऑफ वे इन व्हिच A विल स्पीक ऑलवेज बिफोर B, ऑलवेज बिफोर B, B से पहले बोलेगा, मतलब कि A B फिक्स है, A B का B A भी नहीं हो सकता, A हो जाए B से पहले हो जाए, बाकी चेंज हो सकते हैं, C D और E इंटरचेंज हो सकते हैं। चलिए बताओ 1 2 3 4, 4 को अरेंज करने के कितने मेथड होंगे, 4 फैक्टोरियल। क्या यहाँ पे 2 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करेंगे? नो सर, क्योंकि ए बी फिक्स है, ए बी और बी ए नहीं है, उसे क्या रखा है कि ए की पोजीशन बी से हमेशा पहली रहेगी। फॉर एग्जांपल सी डी ए बी हो सकता है, ये ऐसे, ये अरेंजमेंट है, देखो ए बी से पहले ही जाएगा बोलने के लिए, तो इसका आंसर क्या होगा 24। इसको 2 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ध्यान रखना। नेक्स्ट देखो, अब देयर आर 10 ट्रेन्स हैं, ये तो हो गया 15, ये 14। सर 15 एक बार फिर समझाना। 15 में वो कह रहा है कि ए और बी साथ साथ रहेंगे, क्योंकि ए बी से पहले बोलेगा, तो ए बी फिक्स हो गया ना फिर तो, बाकी सी डी ई है, 4 एलिमेंट हो सकते हैं, 4 फैक्टोरियल। ओके, सर ए भी, अच्छा ए भी उल्टा नहीं हो सकता। नहीं हो सकता ना, क्योंकि ए बी से पहले ही बोलेगा। चलो ये नोट कर लो, फिर 16 देखते हैं, 16 देखते हैं। में कह रहा है कि 10 ट्रेन है बेटा, कलकत्ता से दिल्ली, कलकत्ता से दिल्ली के बीच में 10 ट्रेन जाती हैं, 10 ही वापस आती हैं, लेकिन वो कह रहा है नंबर ऑफ वेज इन विच पर्सन कैन गो कलकत्ता टू दिल्ली एंड रिटर्न बाय द डिफरेंट है। तो जाने के लिए अगर 10 ट्रेन है, तो आने के लिए कितनी ट्रेन होगी 9, क्योंकि जिससे जाएगा उससे नहीं आ सकता, तो टोटल रिमेंड कितने हो गए 90 क्वेश्चन सॉल्व। ओके, ये सिंपल डेफिनेशन नहीं थी हमारी, परमुटेशन थी एक्चुअली। Next है the number of ways in which the 8 sweets of different size can be distributed among 8 person of different ages so that the largest sweet always goes to younger। देखो largest जो है ना sweet always goes to younger, तो largest और younger का तो पोजीशन हो गई फिक्स। बाकी यहाँ पे 7 लोग हैं, 3 और 4 और 7 ही तरीके के अलग डिफरेंट साइज की आपके पास स्वीट्स हैं, तो इन 7 डिफरेंट स्वीट्स को इन 7 पर्सन में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो कितने तरीके से कर सकते हैं बताओ, 7p7, ठीक है ना, 7 ही मिठाई है, 7 ही पर्सन है, तो 7p7 इट मींस 7 फैक्टोरियल एंड दैट इज 5040। ओके 50, क्योंकि एक जो सबसे लार्जेस्ट जो स्वीट है वो यंगेस्ट को दे दी हमने पहले ही, बाकी सातों का भी लैंग्वेज करो जो दे रहे हैं, और हम रैंडमली नीचे से अपने बैग में से निकाल रहे हैं उनको दे रहे हैं, तो कितने तरीके से हम दे सकते हैं 7p7। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ अरेंजमेंट इन विच द लेटर ऑफ द वर्ड मंडे वी अरेंज सो दैट द वर्ड्स फॉर्म
begin with m and do not end with n. अच्छा, do not end with n. पहले एक काम करते हैं, कैसे बनाते हैं यहाँ पे, एक मिनट इसको नोट कर दिया अगर आपने। सर एक बार 17 में ये बताओ कि बोलो। ये क्या कहते हैं, उसके ये फॉर्मूला नहीं लगेगा, सेकंड वाली थ्योरम नहीं लगनी चाहिए इसमें, आर एन माइनस वन पी आर माइनस वन। r माइनस n माइनस r, एन में सर ये कह रहे आर, हैं, ये कह रहे हैं n माइनस वन पी r माइनस वन कह रहे हैं ना। यस सर। हाँ तो वही तो लगाई हमने, 8 है तो ये तो आएगा, वो 8 के 8 ही, r भी 8 ही है ना एक्चुअली। सर फिर 8 भी तो मल्टीप्लाई होगा नहीं साथ होगा में। वो, अरेंज ना, नहीं होगा क्योंकि वो तो एल की तरफ आर दे ही दी ना हमने, सिलेक्शन तो हुआ, पर वो सिलेक्शन भी यूनिक है कि लार्जेस्ट उठाई और यंगेस्ट को दे दी आपने, बैंक में से लाए बड़ी, पहले छोटे को दे दी, उसके बाद चॉइस नहीं है यंगेस्ट के अलावा किसी और को देने के लिए। ओके, ओके सर। इसलिए मल्टीप्लाई। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में केस बनेंगे। केस 1 है हमारा कि वो कह रहा है कि स्टार्ट विद m, पहले देखो स्टार्ट विद m, स्टार्ट विद m बात कर रहे हैं, मतलब कि m तो फिक्स हो गया 1 2 3 4 5, तो 3 4 5, तो कितने एलिमेंट होंगे हमारे 5 फैक्टोरियल, इवन टोटल 120 उसमें जो n से स्टार्ट हो। वो कह रहा है बट डू नॉट एंड विद n, तो हम एक काम करते हैं n से एंड वाले निकाल लेते हैं पहले। अब सेकंड केस क्या है मेरा, स्टार्ट विद m एंड एंड विद n, तो m भी फिक्स हो गया, n भी फिक्स हो गया, 4 बीच में रह गए, 4 फैक्टोरियल इट मींस 24। अब आपका आंसर क्या होगा, जो स्टार्ट 96। विद m होंगे बट डोंट एंड विद n, क्या होंगे 120 माइनस 24 इट मीन 96। ठीक है ना, तो एंड विद n वाले हटा देंगे तो ऑब्वियसली जो बचेंगे वो वही होंगे जो n से एंड नहीं होंगे, चाहे वो एंड विद o हो रहा हो, चाहे एंड विद वो d हो रहा हो, चाहे एंड विद वो a हो रहा हो, किसी से भी एंड हो रहा हो, व्हाटएवर। ओके, नोट कर लो इसको भी। द नेक्स्ट केस कितने दो है, 19 देखते हैं। टोटल नंबर ऑफ वेज 6 प्लस साइन है और 4 माइनस साइन कैन बी अरेंज्ड इन अ लाइन सच दैट नो 2 माइनस साइन अक्रॉस टुगेदर। माइनस साइन को साथ साथ नहीं बैठाना, तो पहले प्लस वालों को अरेंज कर लो। ये बताओ प्लस हम अरेंज करते हैं 1 2 3 4 5 6, 6 के 6 साइन है, इनको 6 पोजीशन पे अरेंज करना है। कितने तरीके होंगे, 6p6 होंगे, ठीक है। लेकिन ये 6 के 6 साइन सिंबल सेम है, आपको बताया था, अगर सेम हो जैसे क्लास में बताया था, अगर कैपिटल ए 2 बार आया था हमारा मैथमेटिक्स में तो 2 फैक्टर से डिवाइड किया था, यहाँ तो सभी सेम है, तो इसको किससे करेंगे, 6 फैक्टर से क्या करेंगे अपन, डिवाइड करेंगे। पहला तो ये रूल ध्यान रखो। दूसरा, अब कितनी पोजीशन रहेगी हमारे पास खाली, 1 2 3 4 5 6 7, 7 वैकेंट सीट में से इन 7 में से किसी भी जगह पे 4 माइनस साइन अगर आ जाएंगे तो वो अलग अलग ही होंगे, ठीक है। तो हमारे पास कितनी चॉइस है यहाँ पे, 7p4p, लेकिन ये चारों नेगेटिव साइन सेम है, तो 4 फैक्टर से क्या करेंगे हम, डिवाइड करेंगे। तो क्वेश्चन सॉल्व करो। देखो 6 पे 6 तो 6 फैक्टोरियल ही होता है, ये भी 6 फैक्टोरियल है, ये कट ही जाएगा। 7p4 क्या होगा, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4, 4 फैक्टोरियल क्या होगा, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब सॉल्व करो जरा। एक्सक्यूज मी सर, हाँ सर जी, ये थोड़ी बोल रखा है कि भाई स्टार्ट माइनस साइन से होगा। मैंने कब कहा आपसे माइनस से स्टार्ट होगा, मैंने कहा ही, ये तो पोजीशन है ना, यहाँ आ सकता है साथ। मैं बताता हूँ, एक अरेंजमेंट करके दिखाता हूँ। ये जगह खाली रह गई, ये जगह खाली रह गई और ये जगह खाली रह गई, बस अब जो देखो माइनस कहाँ पे है, यहाँ होल है खाली। तो अरेंजमेंट क्या बना हमारा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस
प्लस प्लस 3 + 7 होगा ना यहाँ पे, एक मिनट, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस, 2 प्लस है, फिर माइनस है, फिर माइनस और फिर प्लस और फिर 2 प्लस। देखो अब देखो ठीक लिखा है ना, 1 2 3 और एक लास्ट में 4 माइनस है और बाकी जगह प्लस है। ओके, तो ये तो पोजीशन बताएगी स्टार्ट में, पहली पोजीशन भी तो है ना जहाँ पे माइनस आ सकता है। तो 6 अगर मतलब 6% को अगर बैठाओगे तो उनके बीच में अगर बैठाना है, बीच का मतलब अलग अलग बैठाना है, तो स्टार्ट से भी तो हो सकता है ना। तो 7 आपके पास सीट खाली बैठेंगी होंगी जिसके ऊपर आप बैठ सकते हो, तो इसलिए फर्स्ट को इंक्लूड करेंगे हम सिर्फ टोटल सीट में से। ओके, ओके सर। सर इसमें वो फॉर्मूला नहीं लग सकता, n-2 फैक्टोरियल n-1? नहीं, क्योंकि वो इसलिए नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे सभी के सभी जो वो है ना प्लस साइन और माइनस वो आइडेंटिकल है, तो जब आइडेंटिकल का केस होता है ना तो उतने फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ता है, तो उससे से नहीं होगा ये। ठीक है, देखो एक बार क्या आंसर है, मैच करता भी है या नहीं करता। 7 5 35 कर तो रहा है। चलो ठीक है, हाँ जी नोट कर लो इसको। फिर देखते हैं हम 20th। में ले लो। The number of ways in which the letter of the word mobile can be arranged so that consonant always occupy the odd places। तक लोग मोबाइल में कितने लेटर हैं? 6 हैं, 1 2 3 4 5 6। तो वो मांग रहा है हमसे odd 1 3 और 5। देखो ये 3 सीट फिक्स कर दी हैं और क्या इन 3 सीट्स पे आपको कौन बैठेगा जी? कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट है कितने हमारे पास? 3। M B और L, तीन कॉन्सोनेंट। तीनों को यहाँ पे अरेंज करने के कितने तरीके होंगे? PP3। फैक्टोरियल। अब बाकी 3 सीटों पे कौन अरेंज होगा? वोवेल। तो वोवेल के भी कितने होंगे? 3 फैक्टोरियल। 6 into 6 36 आंसर। And the last 21। इसमें क्या है? If 5% sitting in a round table in such a way that tallest is always on the right side। देखो tallest और shortest ये फिक्स हो गए, ये बदल नहीं सकते, उसने ये पोजीशन बता दिया कि वो उसके लेफ्ट में ही रहेगा। tallest person is always on the right side। राइट साइड है तो मैं ST लिख देता हूँ, ठीक है ना, ST ऐसे फिक्स है। तो द नंबर ऑफ सच अरेंजमेंट, इनको तो फिक्स कर दिया, बाकी कितने रह गए? 3। 3 लोगों को अरेंज करने के कितने तरीके होंगे? 3 फैक्टोरियल दैट इज 6। क्वेश्चन यही करना, ठीक है, क्योंकि एस और टी बदल नहीं सकते, उसने पोजीशन भी फिक्स कर दी। सर एक बार दोबारा बताना। बेटा 5 में से 2 पर्सन है, टॉलेस्ट और स्मॉलेस्ट, उन दोनों ने साथ साथ सीट लगा के जमा ली थी, हम तो यही बैठेंगे। बाकी 3 लोग आए बाद में, तो उनके पास 3 सीटें खाली हैं, तो कितने तरीके से अरेंजमेंट होगा? 3 फैक्टोरियल। ओके, ओके सर। एस और टी भी नहीं बदल सकते, क्योंकि वैसे अगर एस और टी बदल सकते हो गया साथ साथ बैठेंगे तो 2 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करते, पर यहाँ पे उसने कहा कि नहीं टी राइट में ही बैठेगा, तो ऑब्वियसली फिर तो नेम प्लेट ही लगा देना अपने चेयर के ऊपर, तो वो वहीं बैठेगा। चलो इसके बाद 5.3 पेज पे एक बार एग्जांपल नंबर 3 करवाना। एग्जांपल नंबर 8 बोर्ड है, कौन सा? एक तो 8 बोर्ड है थे। 5.3 पेज पे। हाँ 5.3 पेज पे। हाँ जी, हाँ जी बोलिए। एग्जांपल 3। एग्जांपल 3 देखो, इसमें क्या है कि
1/9 फैक्टोरियल है, 1/10 फैक्टोरियल है और x/11 फैक्टोरियल। देखो मैंने आपको बताया था कि हमेशा बड़े फैक्टोरियल को छोटे फैक्टोरियल में कन्वर्ट किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल 11 को आप लिख सकते हो 11 × 10 × 9 फैक्टोरियल, 1/10 फैक्टोरियल लिख सकते हो 10 × 9 फैक्टोरियल, और यहाँ पे है 9 फैक्टोरियल, ये फैक्टोरियल का सिंबल है, ठीक है। ऑब्वियसली देखो 9 फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, तो क्या रह गया आपके पास यहाँ पे? इसको सिंप्लीफाई कर दो, 11/10, 10 भी कैंसिल हो गया, तो x की वैल्यू क्या आ गई 121, 11 × 11 ये मल्टीप्लाई होगा। ओके, यस सर। सिंप्लीफिकेशन है और कुछ खास नहीं है इसमें। और एक एग्जांपल 8 कह रहे थे, कोई फ्रेंड बोल रहा, कौन से पेज नंबर वाला एग्जांपल 8 था बेटा? ये वाला? सर एक्सरसाइज 4 का ये वाला? 5.12 हाँ, Yes, sir. सेकंड ऑप्शन, सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट देखते हैं। So a family of 4 brother and 3 sister is to be arranged for a photograph in one row. ठीक है, total 4 + 6 7 person है। In how many ways they can seated? Obviously total तो हम 7 फोटो निकाल लेंगे जब चाहिए होगा। All the sisters sit together, ये भी हम निकाल लेंगे। अगर no two sisters sit together, no two sisters sit together का मतलब क्या है? सब अलग अलग बैठेंगी, है ना? तो सबको अलग अलग बैठाने के लिए पहले मैंने कहा जिसको अलग अलग बैठाना उसको बाद में अरेंज करते हैं। पहले आप 4 ब्रदर को अरेंज करो। 4 ब्रदर को बैठने के कितने तरीके होंगे? B1, B2, B3 और B4, 1 2 3 4। अब इनके बीच में कितनी सीट्स बाकी हैं? 1 2 3 4 5। तो अगर इन 4 ब्रदर को अरेंजमेंट करने के तो होंगे 4 फैक्टोरियल, लेकिन 5 सीटों पे 3 सिस्टर्स ने अरेंज होना है, तो क्या देगा होगा 5p3। और क्वेश्चन सॉल्व, 5 फैक्टोरियल तो है ही है 324, 5p3 मींस 5 × 4 × 3। सोल्व कर दो, वही मेरे ख्याल में आंसर आएगा, ये आएगा 12 5 60 और 1 4 4 डबल, यही आंसर है। ठीक है, जिसको आपको अलग अलग बैठाना होता है ना उसको बाद में अरेंज करते हैं, क्योंकि बीच में जो सीटें बच जाएंगी बस वहां पे उनको अरेंज कर दो। अब मान लो कहीं पे बैठेंगे, 2 भाई साथ हो जाएंगे ना, अगर बीच में कोई सीट, मान लो इस जगह पर कोई सिस्टर नहीं बैठती है, तो इसका 2 भाई साथ हो जाएंगे, पर दोनों जो सिस्टर है वो तो अलग अलग बैठेंगी ना, यहाँ और यहाँ पे, और यहाँ पे भी कहीं पे एक पे भी बैठेगी, ऑब्वियसली एक सीट खाली जाएगी। तो जिसको अलग अलग बैठाना हो अल्टरनेटिव पोजीशन पे, क्योंकि साथ ना हो, उनको बाद में अरेंज करो, और जो दूसरा देर का जो भी केस है और गेट्स है पहले उनको अरेंज करो, और इन बिटवीन जितनी सीट्स बचेंगी उनको बाद में अरेंज करो। जो भी प्लस माइनस वाला क्वेश्चन कराया था मैंने वही था। ओके ठीक है बेटा? यस सर। Yes, sir. चलो अब हम देखो कॉम्बिनेशन स्टार्ट कर रहे हैं, और देखो कॉम्बिनेशन स्टार्ट कर रहे हैं हम, ठीक है। तो 1 मिनट ऐसा करते हैं, मैं ना आपको, चलो करते हैं स्टार्ट, कोई बात। देखो कॉम्बिनेशन होता क्या है अगर हम बात करते हैं, मैंने जब परमुटेशन स्टार्ट किया था तब भी एक चीज बताई थी कि परमुटेशन मीन्स होता है अरेंजमेंट, और कॉम्बिनेशन मीन्स होता है कलेक्शन, मीन्स सिलेक्शन। इसमें जो ऑर्डर है वो इंपॉर्टेंट होता है, इसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता है, ठीक है। इसमें ऑर्डर की कोई वो नहीं है कि हाँ ए बी का सिलेक्शन हुआ है तो बी ए का कैसे हुआ, तो ऐसा नहीं, दोनों की टीम बनानी है, वो पहले या बाद में वो कोई भी हो सकता है। कॉम्बिनेशन में क्या होता है, देखो जैसे एनपीआर का हमारा फॉर्मूला था n फैक्टोरियल अपॉन n - r फैक्टोरियल, ऐसे एनसीआर का हमारा फॉर्मूला होता है
यहाँ सी लिखते हैं, जब सिलेक्शन हो रहा है तो सी लिखते हैं पी की जगह, और फॉर्मूला होगा n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल और n माइनस r। मतलब कि यहाँ पे एक एक्स्ट्रा r फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया। जानते हो r फैक्टोरियल डिवाइड क्यों किया? क्योंकि ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं कह रहा हूं कि 5 में से ABCD है, ABCDE है, इनमें से 3% को आपको अरेंज करना है, तो आप कहो जी 5P3 कर दो। मैं कह रहा हूं कि ये 5 ना होकर के सारे ए होते, सब आइडेंटिकल होते, मेरे लिए कोई फर्क नहीं है पहले कौन आया कौन सी पे बैठा है, सारे ए होते, तो आप 3 को अरेंज कर रहे हो तो आप क्या करते हैं 3 फैक्टोरियल को डिवाइड करते हैं ना उसको। तो यही 3 फैक्टोरियल जो है ना, इसको किस में चेंज कर देता है, सी में, मींस सिर्फ और सिर्फ फ्रैक्शन में चेंज कर देता है। तो एक्चुअली एनसीआर में, एनपीआर में हम ये भी कह सकते हैं, अगर इसको 1 और 2 को मैं डिवाइड कर दूं, कि एनपीआर में एनसीआर से हम डिवाइड कर दें तो क्या वैल्यू आएगी, आर फैक्टोरियल। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि परमुटेशन में कॉम्बिनेशन से डिवाइड करते हैं तो आर फैक्टोरियल आता है, और इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, एनसीआर। मतलब कि अगर कभी आपने क्वेश्चन करा, आपको नहीं पता चला कि सर इसमें अरेंजमेंट करना था या नहीं करना था, आपने सिलेक्शन कर दिया, सिलेक्शन करने के बाद आपको लगा नहीं सर ये 3 बंदों का सिलेक्शन तो कर लिया 5 में से, मैंने ना इसको अरेंज भी करना था, तो आप उतने फैक्टर से क्या कर दो, उसको मल्टीप्लाई, वो ऑटोमेटिक क्वेश्चन एनपीआर में चला जाएगा। सिर्फ और सिर्फ अरेंजमेंट करना है, पहले सिलेक्शन किया फिर इसको अरेंज करा, तो उतने ही फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एनसीआर वाला जो रिजल्ट है वो एनपीआर में कन्वर्ट हो जाएगा। बाकी इन दोनों में ना तो कोई ज्यादा डिफरेंस है, और जो रिलेशन है वो सिर्फ इतना ही रिलेशन। यहाँ पे बात सबको समझ में आती है तो बताओ पहले, फिर हम आगे बात करते हैं। हाँ जी, यहाँ पे किसी को डाउट हो बताओ कि एनपीआर और एनसीआर में जो रिलेशन बताया मैंने कि सिर्फ और सिर्फ आर फैक्टोरियल से ही क्यों किया, क्योंकि अरेंजमेंट करना था, पहले सिलेक्शन किया उसको अरेंज करना है तो आर फैक्टोरियल मल्टीप्लाई कर दिया, वो एनपीआर में आ जाएगा। यहाँ पे किसी को डाउट हो तो चलो, अब आपको ना मैं एक काम करता हूँ, 2-3 वैल्यूज दे रहा हूँ मैं आपको, ठीक है, फाइंड आउट करने के लिए। आप जरा फाइंड आउट करके बताओ मुझे कि 10C2 की वैल्यू, 10C8 की वैल्यू, 99C 8 ही कर लेते हैं, और 99C ये है हमारा 8, 91। इनकी जरा एक बार वैल्यू देखना फॉर्मूले में लगा करके, फॉर्मूला ये लगाना है, एनसीआर की वैल्यू जो होती है वो ये होती है, ये फॉर्मूला लगा के जरा इनकी वैल्यू बताओ क्या आएंगे। ये ज्यादा बड़ा हो गया, रुको, 99C1 कर दो और 90C 98 कर दो, ये वैल्यू जरा एक बार फाइंड आउट करके बताना, 2 मिनट। देखो 10C2, 10 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल और 10 माइनस 2 फैक्टोरियल। आप देखोगे इसको लिख सकते हैं 2 फैक्टोरियल और 8 फैक्टोरियल। आगे सॉल्व करने से पहले मैं नीचे वाले को भी सॉल्व कर लेता हूँ, 10 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल, 10 माइनस 2 फैक्टोरियल, तो क्या वैल्यू आ रही है सर 10 - 8 आएगा, ठीक है, तो 2 फैक्टोरियल। ओके, तो देखो दोनों की वैल्यू सेम है ना, यहाँ पे इन दोनों की सेम ही आएगी, क्योंकि डिवाइड 2 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल से कर रहे हैं, यहाँ भी 8 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, तो जो भी वैल्यू आएगी सेम आएगी। पहली बात तो ये देखो, और सोल्व करने का तरीका क्या है, 10 फैक्टोरियल को लिखेंगे वही 10 × 9 × 8 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल नीचे है ही है, और 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 × 1, ये हमेशा कैंसिल होगा और आपका जो आंसर है वो आ जाएगा 45, और यहाँ भी क्या आएगा 45।
ऐसे 99 C1 की वैल्यू करेंगे तो यही आएगा 99। 9 हाँ जी बिल्कुल यही आएगा, 1 फैक्टोरियल सोल्व करेंगे तो 99 मिलेगा। यहाँ भी यही है 99। 99 मेरे कहने का मतलब है कि यहाँ पे देखो 10C2 की वैल्यू 10C8 के इक्वल है और 99C1 की वैल्यू 99C98 के इक्वल है। तो जरा एक प्रॉपर्टी यहाँ पे बन रही है हमारी कि वो प्रॉपर्टी क्या है कि यहाँ देखो 2 + 8 = 10 है और 1 + 98 = 99 है। मतलब इन दोनों के जो r की वैल्यू है वो टोटल के इक्वल है। यहाँ पे भी r की वैल्यू जो है टोटल के इक्वल है तो वैल्यू सेम आती है। इसको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री प्रॉपर्टी। यहाँ पे भी कॉम्प्लीमेंट्री आ गया, ठीक है। तो इसको प्रॉपर्टी को लिखेंगे कैसे वो मैं बता रहा हूँ। मान लो वो कहता है कि NC r की वैल्यू जो है वो हमेशा NC n-r के इक्वल होती है। और इस प्रॉपर्टी का बहुत फायदा है हमारे पास। अगर आपसे सिर्फ इतना पूछा जाए 99C या 100C2 की वैल्यू पूछी जाए आपसे, 100C 98 कर लेते हैं, ये पूछी गई है तो आप क्या करोगे, पहले इस प्रॉपर्टी को लगाओगे। जहां भी इसके टोटल हाफ से ज्यादा की वैल्यू नीचे दे रखी है, 100 का हाफ क्या होता है 50, 50 से ज्यादा आ रहा है तो इस प्रॉपर्टी को लगा दो तो वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे 100C2 आ जाएगी। क्लियर सबको? 2 100 + 98 2। अब 100C2 को वैल्यू देखो, हम NPR के केस में क्या करते थे, अगर ये 100P2 होता तो आप क्या करते हैं 100 × 99 दो फैक्टर लेते हैं। यहाँ भी आप दो ही फैक्टर लो सिर्फ 100 × 99। बस फर्क क्या है, NCR NPR में फर्क क्या है, r फैक्टोरियल से डिवाइड ही तो करते हैं, यहाँ 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो। 2 फैक्टोरियल मींस 2 × 1। नीचे क्या करना है, अगर शायद दैट शॉर्टकट करना है, 4950 हाँ दैट शॉर्टकट करना है तो दो ही फैक्टर लेने हैं जैसे NPR में लेते थे। बस यहाँ पे r फैक्टोरियल से डिवाइड करना है एक्स्ट्रा, तो वो अपने यहाँ पे कर देना है और आपकी वैल्यू जो भी है वो आ जाएगी, ठीक है। ये सब तो एक इस प्रॉपर्टी का बहुत ज्यादा रोल है, बहुत ज्यादा यूज होता है इस प्रॉपर्टी का। एक तो इसको यूज कर लो, इसको ना दूसरे तरीके से भी कहते हैं। वो कहता है कि इफ NCX = NCY है तो यहाँ दो केस होंगे। पहला केस या तो XY के इक्वल ही होगा कि दोनों वैल्यू बिल्कुल सेम हो जाएंगे, या फिर दोनों का जो सम है ना वो n के इक्वल होगा। देखो 98 और 2 का सम 100 n के इक्वल है। तो इसी प्रॉपर्टी को इस तरीके से भी कहा जाता है कुछ बुक्स के अंदर, लेकिन दोनों का मतलब एक ही है। एक तो ये प्रॉपर्टी सबसे पहले नोट कर लो आप नोटबुक में, तो ये प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा यूज होती है, ठीक है, नोट कर लो इसको। अब इसके बाद कुछ प्रॉपर्टी इसी से जो रिलेटेड प्रॉपर्टी और बनती हैं। पहला ये कि NC n हो, NC 0 हो की वैल्यू हमेशा 1 होती है। NC 1 है या NC n-1 है, इसके तो n होगी। NC 2 है, NC n-2 है तो इसकी वैल्यू होगी n-1। दो फैक्टर लिए और 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करना मतलब कि 2। ये इन्हीं से बनती है सारी, ठीक है। तो ये तीन रिजल्ट हमारे काम ज्यादा आते हैं इसलिए इनको लिख दिया मैंने, तो बार बार काम आएंगे इसलिए, ठीक है। इसके बाद और प्रॉपर्टी में क्या है, सबसे पहले जो है वो कहता है कि NCR में अगर NCR -1 अगर ऐड हो रहा है, देखो कंजुगेटिव नंबर्स हैं, R और R में कंजुगेटिव नंबर्स हैं, तो इनका सम क्या होगा, वो होगा n+1 CR। R जो बड़ी वैल्यू है ना वो आएगी यहाँ पर और दोनों का जो n है वो 1 इंक्रीज हो जाएगा। कुछ बुक्स में ना ये ऐसे भी लिख देता है NCR +1। बच्चा है ना कंफ्यूज हो जाता है, सर आपने तो R-1 का फॉर्मूला बताया था, ये तो R+1 आ गया, ये फॉर्मूला तो पढ़ाया नहीं आपने, पर आपने कंसेप्ट नहीं समझा ना। देखो यहाँ R दो कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं जिनमें बड़ा कौन है R, यहाँ पे बड़ा नंबर कौन है, दो कंसेक्यूटिव में बड़ा नंबर कौन है R+1 आएगा। सिमेट्री बनाना सीखो, फॉर्मूले से सिमेट्री बनाना सीखो। यहाँ तुमने देखिए n है तो यहाँ क्या आएगा n+1।
तो ये दोनों एक ही फॉर्मूले हैं, लेकिन क्या होता है कई बार ऑप्शन में ना हमने आपको ये पढ़ा दिया, बुक में ही लिखा हुआ है, एग्जाम में ही आ जाएगा, तो आप क्या करोगे, सोल्व करने बैठ जाओगे। जैसे बड़ा टफ क्वेश्चन आ गया था, हमें सोल्व करना पड़ा, और हम सोल्व आपको करा नहीं रहे, हम तो कह रहे प्रॉपर्टी याद कर लो, इसी से क्वेश्चन हो जाएंगे। तो आपने यहाँ पे सिमेट्री देखनी है, ये सिमेट्री बहुत काम आएगी। तो ये वाली प्रॉपर्टी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आपको डायरेक्टली सिर्फ और सिर्फ कंपेयर करके आंसर होता। इसको भी नोट कर लो, इसमें प्रॉपर्टी ज्यादा है। कॉम्बिनेशन में स्टेट क्वेश्चन तो देखो आएंगे ही आएंगे, जैसे कॉम्पिटिशन में होते हैं, लेकिन इसमें एडिशनली क्या है, इसमें प्रॉपर्टी पर बेस्ड क्वेश्चन बहुत सारे हैं, और हमें केसेज ही समझने हैं। अभी केसेज बहुत सारे हैं, कम से कम 8-10 केस हैं जो मैं 1 बाय 1 बता रहा हूँ, प्रॉपर्टी भी बताऊंगा, केसेज भी बताऊंगा। अभी पहले प्रॉपर्टी ही बता रहा हूँ मैं, नोट कर लिया इसको। नेक्स्ट देखो, अब इसके बाद ये दोनों होने के बाद, और इसमें अपना केसेज बहुत सारे हैं, एक बार देखते हैं, बुक में ही देखते हैं लाइन से कि कौन कौन से केसेज है। ठीक है, देखो सबसे पहले एनसीआर लिखा है उसने, और ये कहा है कि एनसीआर को एनआर, देखो कई बार सीएनआर भी लिखा जा सकता है ऐसे, तो नोटेशन से घबराने की जरूरत नहीं है। सीएनआर लिखा है तो केवल वो पूछ लेते हैं नोटेशन बदल के भी, क्या बच्चे को नोटेशन का पता भी है कि रट्टा मार के है कि एनसीआर ऊपर ही होता है, ऐसा नहीं। ठीक है, ऐसे भी लिखे जा सकते हैं। तो एनपीआर, इसमें देखो रिलेशन वही है कि एनसीआर का क्या बताया जो मैंने आपको, एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू एन एस आर फैक्टोरियल। एनसी 0 है, एनसीएन है, सबकी वैल्यू देखो भगवान यहाँ पे होती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी, ये क्वेश्चन है, अभी करेंगे हम सारे क्वेश्चन, हमारे हर एग्जाम्पल के टाइप में क्वेश्चन लगभग हैं असाइनमेंट में। देखो ये प्रॉपर्टी आपको बताई कि एनसीआर जो होता है एनसी एन माइनस आर के इक्वल होता है, सेम प्रॉपर्टी है जो लिखवाई आपको। n+1 CR, देखो ये अभी वही बता रहा था मैं, R और R-1 है, तो देखो बड़ा नंबर R है, तो R यहाँ पे आएगा और n में 1 ऐड हो जाएगा, n+1 हो जाएगा। इनके प्रूफ आप करना चाहो तो आप सोल्व करके कर सकते हो, पर इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि हमें एनसीक्यू पेपर देने चाहिए। NC0 की वैल्यू 1 है, NCN भी 1 है, जो भी बताया मैंने आपको। और ऐसे एक एग्जांपल है, ये भी करेंगे प्रॉपर्टी पर बेस। ठीक है, ये देखो वही प्रॉपर्टी है n+1, ये एग्जांपल में दे रखी है। ठीक है, लेकिन ऐसे ही NPR की भी फॉर्मूला उन्होंने दिया हुआ है यहाँ पे कि NPR अगर हो तो यहाँ पे भी थोड़ा समझ लो, तो बता देता हूँ मैं, ये NCR में दे दिया इसने। यहाँ पे क्या समझना है, देखो n-1 n-1 सेम है, मैं ना इसको एक रीराइट करता हूँ, रीराइट से करता हूँ NPR और R इंटू NPR-1, ऐसे रीराइट कर रहा हूँ। आपसे एग्जाम में ये पूछ लिया जाए तो बताओ क्या आंसर होगा। बाकी n-1 की जगह मैंने n ले लिया। इंपॉर्टेंट चीज है कि दोनों नंबर सेम होने चाहिए, यहाँ R है या R-1 दोनों कंसेक्यूटिव होने चाहिए, तो यहाँ आ रहा है तो यहाँ आगे भी R ही मल्टीप्लाई है, यहाँ R मल्टीप्लाई है। ठीक है, पैटर्न सेम है। अब बताओ इसका आंसर क्या होगा, ये n-1 से किस में बदल रहा है, n में, तो यहाँ पे क्या होगा, n से n+1, और P R और R-1 में दो कंसेक्यूटिव नंबर से बड़ा नंबर कौन सा है, R, तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप इसका ऐसे भी याद कर सकते हो, तो ये प्रॉपर्टी ऐसे भी लिखी जा सकती है। ठीक है, रट्टे मारने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। NCR NCR-1 है, या NPR NPR-1 है, लेकिन यहाँ पे R से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आंसर NP1 n+1 PR, देखो सेम बिल्कुल सिमेट्री है, लेकिन सिर्फ यहाँ पे R मल्टीप्लाई में है यहाँ पर, बस, तो यहाँ नहीं है, तो इतना फर्क है दोनों। तो प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए। ठीक है, इसका नोट कर लो इस फॉर्मेट में। अपना एक बार क्वेश्चंस करते हैं, स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं कुछ, जो जैसे क्वेश्चंस आएंगे वैसे साथ साथ में कराऊंगा इनको। ठीक है, हर टाइप के क्वेश्चन के साथ एक बार स्टार्ट करते हैं 5C। हर क्वेश्चन के साथ जो जो केस आएंगे मैं साथ साथ तभी बता दूंगा। ये एक्सरसाइज हमने कर ली, अगर 22 क्वेश्चन अगर हमने कर लिए तो कॉम्बिनेशन समझ लो आपका फिनिश है। हर टाइप का क्वेश्चन यहाँ अवेलेबल है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। मेरे ख्याल में पहला क्वेश्चन तो सिर्फ और सिर्फ वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हाँ जी, कर सकते हो, जरा करना, जरा फर्स्ट क्वेश्चन करके बताया जरा।
कैसे करेंगे? C3 देखो 4 3 जा 12, 3 2 6 और 2 5 है। यहाँ आपके पास रह गया है 11 इंटू 45 प्लस यहाँ पे आ गया 220। ये आपकी वैल्यू की 5 9 4 220। सोल्व करेंगे तो क्या वैल्यू आ रही है? 715, ऑप्शन ए। ठीक है जी, कलर नोट इसको। सर इसमें प्रॉपर्टी भी तो लग रही थी सिंपल, एनसीआर प्लस एनसीआर माइनस 1 वाली। बिल्कुल बिल्कुल लग रही थी। मैं दूसरा मेथड यही है इसको करने का, अगर करना चाहते हो तो। यहाँ पे अगर वही प्रॉपर्टी जो भी मैं बता रहा था वही हम लगाते हैं तो जगह 13C4 हो जाएगा। ये तो 12 है दोनों जगह तो +1 और बड़ा नंबर 4 है तो 4, 13C4 भी हो सकती है। 13C4 करेंगे तब भी आएगा 13 इंटू 12 इंटू 11 इंटू 10, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 12 और 2 5। सोल्व कर लो इसको भी तो ये आएगा आपका 5 इंटू 11, ये लो, ये आंसर है। तो ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। ये और में आ गया, एक ये केस हो सकता है और एक ये केस हो सकता है, दोनों तरीके से। हाँ जी, अगला एक बार ट्राई करना। सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन मैं कराता हूँ। अगर नहीं हो तो देखो सेकंड क्वेश्चन में हो गया एनपीआर 336 है, एनसीआर 56 है, एन और आर की वैल्यू बतानी है। एक काम करें, वही डिवाइड करके देख लें। एनपीआर और एनसीआर की प्रॉपर्टी बताई थी मैंने, वो था आर फैक्टोरियल, है ना। इसके अकॉर्डिंग हाँ ये 336 अपॉन 56 इक्वल टू होगा आर फैक्टोरियल, और इसको डिवाइड क्या आएगा 6। इसका मतलब आर फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होगी 6, तो आर की वैल्यू कितनी होगी 3, क्योंकि 3 फैक्टोरियल 6 होता है, तो आर की वैल्यू तो होगी 3 यहाँ पे है वैसे तो आंसर तो यही आएगा। आगे आप करो चाहे ना करो, बट नन ऑफ दीज का केस भी है, तो हो सकता है इसका आंसर 7 3 आ रहा हो, तो इसलिए करना पड़ेगा। अब यहाँ पे आप इससे एनपीआर से ले लो। एनपीआर मतलब कि एनपी3 वैल्यू है 336। एन पे में 3 फैक्टर एन n-1 और n-2। 336 को क्या लिख सकते हैं देखो, तो मेरे ख्याल में 8 इंटू 7 इंटू 6 लिख सकते हैं। देखो अगर आप लिख पाते हैं ऐसे 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स के फॉर्म में, तो ऑब्वियसली n की वैल्यू कितनी हो गई 8 बाय कंपैरिजन एंड क्वेश्चन सॉल्व। ऐसे करो, इनको सिंपलीफाई करोगे ना तो क्यूबिक इक्वेशन बनेगी, और क्यूबिक इक्वेशन को सोल्व करने में बहुत टाइम लग जाएगा आपको। तो मेरा वैल्यूज नहीं कर सकते, हाँ जी हिट एंड ट्रायल। हिट एंड ट्रायल से कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो वैसे इसमें भी ज्यादा टाइम लगेगा नहीं आपको, अगर आप ऐसे भी करोगे। हिट एंड ट्रायल तो देखो है ही है, जहाँ डायरेक्टली सॉल्यूशन पूछे जाते हैं ना वहाँ हिट एंड ट्रायल से क्वेश्चन हो जाता है। थर्ड देखो, थर्ड क्वेश्चन में क्या कहा गया है 18CR। अब देखो यहाँ पे 18 यहाँ पे 18, इसका R और R+2 दोनों का जो सम है किसके इक्वल होगा 18 के। तो 2R इक्वल टू R इक्वल टू 8। पूछा क्या गया है
RC5 में 8C5 कर दो सॉल्व। 8C5 में 8C3 8 7 6 3 2 1 56 आपका आंसर है। तो आसान ही है, बस थोड़ी सी कैलकुलेटर मिस्टेक नहीं करना, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। कैलकुलेटर की जरूरत पड़ती नहीं है इसमें नहीं भी। हाँ जी आगे करें नेक्स्ट। हाँ जी फोर्थ बताओ, कर सकते हो? देखो आप यहाँ पर ना मैं आपको केस बता रहा हूँ, ठीक है? अगर आप केस को देखो याद कर सकते हो तो वेल एंड गुड है, नहीं तो कोई बात नहीं। एक एक बना के दिखा भी देता हूँ मैं आपको कि कैसे कैसे हम सोल्व करके बना भी सकते हैं। यहाँ ना 3 इक्वेशन है, 3 इक्वेशन में ये 1 है, ये 2 है, ये 3। हम अगर 2 में 3 से डिवाइड कर दें, 2 डिवाइड बाई 3 करते हैं, या 3 डिवाइड बाई 2 2 डिवाइड 3 कर लो, कोई नहीं। एनसीआर में एनसीआर प्लस 1 से डिवाइड कर दिया, ठीक है, एक तरीके से। और वैल्यू मुझे दी हुई है 28 डिवाइड बाई 8। मैं ना लेफ्ट साइड को सोल्व कर रहा हूँ, ये तो अलग से सोल्व हो ही गया हमारा। ये तो सॉरी गलत तो नहीं किया ना, 28/8, ठीक है। 7/2। ठीक, इसको तो हम 7/2 ही रहने देते हैं, इसको कुछ नहीं छेड़ेंगे। यहाँ करते हैं क्वेश्चन, तो कैसे होगा ये एकदम देखते हैं। पहले ना एनसीआर को फॉर्मूले को ओपन करो, क्या होगा? n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। तो ये डिवाइड में है तो ऑब्वियसली n फैक्टोरियल नीचे आएगा। मैंने मल्टीप्लाई लिखा लेकिन तो ये ऊपर भी उल्टा रिवर्स कर रहा हूँ, तो यहाँ आएगा r प्लस 1 फैक्टोरियल और n माइनस r -1 करूंगा तो ये r माइनस 1 ही आ जाएगा, इक्वल में 7.2 है। जरा ध्यान से देखो, दोनों तो कैंसिल हो गए। मैंने आपको कहा था कि बड़ा नंबर छोटे नंबर में क्या होता है, कन्वर्ट किया जा सकता है। तो r आप plus into हाँ जी r plus 1 into r factorial। हाँ जी, तो r प्लस 1 को r प्लस 1 इंटू r फैक्टोरियल में ऐसे लिख सकते हैं। और ऊपर n माइनस r माइनस 1 और n माइनस r में ये बड़ा है तो ये छोटा नंबर है, ये एज इट इज रहेगा। नीचे r फैक्टोरियल है, नीचे आप देखो m माइनस r को बाहर लोगे तो अंदर फैक्टोरियल में ये रह जाएगा। ये और ये कैंसिल, देखो दोनों टर्म r फिर से r से कैंसिल, क्या रहेगा आपके पास? r प्लस 1 अपॉन n माइनस r इक्वल टू 7.2। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना चाहते हो, देखो इसका नंबर दे रहा हूं मैं अभी, तो यही सॉल्व नहीं करता, अब ये ना सिमिलरली लिख देता हूं। अब आप कहोगे तो सिमिलरली अगर मैं सोल्व करूं तो मेरे को दोबारा सोल्व करना है? नहीं, आप ना थोड़ा पैटर्न आइडेंटिफाई करो। ऊपर एनसीआर है, नीचे एनसीआर प्लस 1 है, तो यहाँ देखो क्या आंसर आ रहा है। एनसीआर ऊपर है तो नीचे क्या है आपके पास? n माइनस आर, ठीक है। तो आपका अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि एनसीआर माइनस 1 में एनसीआर से डिवाइड करना है आपको, जो है 56/28 मीन्स 2। तो यहाँ यही प्रॉपर्टी यहाँ डायरेक्ट अगर मैं लगाना चाहूँ तो कैसे लगा सकता हूँ? एनसीआर है, नीचे n माइनस आर, यहाँ एनसीआर माइनस 1 है तो डिनोमिनेटर में क्या होगा? n माइनस आर प्लस 1 हो जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस नीचे आएगा। तो समझ नहीं आया। मैं देखो पैटर्न देखो, एक मिनट कलर चेंज करके देखो पैटर्न देखो, यहाँ लिखा है एन सी आर, तो यहाँ देखो डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है? n माइनस आर। ये पॉइंट नजर आ रहा है आपको? यस सर। तो यहाँ पे भी यही है, देखो एन सी आर माइनस 1 है तो मैं क्या करूंगा? n माइनस आर माइनस 1 लिख दूं ऐसे। सेम यही प्रॉपर्टी से देखो यहाँ से सेम जेड। ओके बताओ, समझो। इन दोनों का डिफरेंस डिनोमिनेटर में है, इन दोनों का डिफरेंस भी क्या होगा? डिनोमिनेटर में होगा। ओके
यहाँ पर देखो अब r प्लस 1 है सिर्फ, तो यहाँ ऊपर देखो क्या है r प्लस 1। इसका मतलब यहाँ पे जब r है, यहाँ पे भी क्या आएगा बताओ, R। बस ये सिमिलरली करके आप लिख दो और इसको सॉल्व कर दो। अगर मैं यहाँ तो क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो 2n माइनस 2r माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस के 2 इक्वल टू हो जाएगा r। तो यहाँ इक्वेशन आएगी मेरी 2n माइनस 3r इक्वल टू माइनस 2 लिख दूं मैं, इक्वेशन नंबर 2। और मैं फ्रॉम 1 अगर मैं बात करता हूँ एक बार, फ्रॉम 1 यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 7n माइनस 7r इक्वल टू 2r प्लस 2, तो ये वैल्यू आएगी 7n माइनस 9r इक्वल टू 2। अब इन दोनों को सोल्व करना है, कर सकते हैं। इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आएगा, 6n माइनस 9r इक्वल टू माइनस 6। दोनों को माइनस कर दें, सिंपल लीनियर इक्वेशन सोल्व कर रहे हैं, तो n इक्वल टू क्या वैल्यू आएगी हमारी 8। n क्वेश्चन सोल्व, पूछा क्या हमसे r, कोई बात नहीं, इस n की वैल्यू 8 किसी भी इक्वेशन में रख दो। फ्रॉम 2 ले लेते हैं, फ्रॉम 2 में क्या आएगा, इनके वेट में 16 माइनस 3r इक्वल टू माइनस 6, तो 3r इक्वल टू 18 और r इक्वल टू 6। ये क्वेश्चन कैलकुलेशन है। अगर आप चाहो क्वेश्चन को कम करना तो आप इसका एज ए प्रॉपर्टी अगर लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो कि NCR अपॉन NCR प्लस 1 क्या होता है, हमेशा वो होता है r प्लस 1 अपॉन n माइनस r। आप इसको याद रख सकते हो, लिख लो आप चाहो तो अलग से, मैं आपको अलग से लिख के भी दिखा देता हूँ प्रॉपर्टी को किस तरीके से करना है। यहाँ बीच में ये बॉक्स बना देता हूँ, यहाँ पे यहाँ लिख देता हूँ मैं कि NCR अपॉन NCR प्लस 1 क्या होता है। NCR जो ऊपर होगा वो n माइनस r आएगा, और r प्लस 1 जो बड़ा है दोनों में से, वो बड़ा अंदर होगा। ऐसे आप इसको एज ए प्रॉपर्टी याद कर लोगे तो आने वाले जो क्वेश्चन है उसमें डायरेक्टली आप इसको अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, देखो सिंपलीफाई करना सिखा दिया मैंने कि कोई भी प्रॉपर्टी जो बनी है ना, जो हमने आपको लिखवाई है, वो सब सिंपलीफाई करोगे तो बन जाएंगे। ठीक है, पर आपको डायरेक्टली प्रॉपर्टी अप्लाई अगर करनी आती है तो आपका टाइम सेव होगा। तो इसे प्रॉपर्टीज का बहुत ज्यादा यूज है, प्रॉपर्टीज यूज नोट करो, नोट कर लो आप इस सब इसको। तो इस क्वेश्चन से एक प्रॉपर्टी डिराइव होगी हमारी। सब पेपर में पूरा करना पड़ेगा सोल्व। नहीं करना, आप प्रॉपर्टी लगाओ डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व। सर बता दो करके। नहीं बस एक सेकंड, हाँ जी क्या कह रहे थे बेटा आप कि प्रॉपर्टी, बेटा ये प्रॉपर्टी तो लगाई हमने, ये तो सोल्व किया ना मैंने, ये तो क्या जो सिमिलरली करके लिखा हमने 2, ये प्रॉपर्टी, ये यहाँ से यहाँ ये क्या किया हमने, ये प्रॉपर्टी तो अप्लाई करी यहाँ पे, इसी प्रॉपर्टी का तो यूज किया हमने, देखा जाए तो कहीं ना कहीं तो इस प्रॉपर्टी का यूज इसमें किया, तभी तो यहाँ पे डायरेक्ट आ गया हमारा, सोल्व नहीं करना पड़ा हमें। हेलो, यस सर। ये प्रॉपर्टी का तो यूज किया बेटा हमने यहाँ पे, क्या आप इसको याद रखो, इसी पैटर्न को यहाँ पे अप्लाई किया और ये डायरेक्ट लिख दिया हमने, ये जो रिजल्ट लिखा था। चलो आप इसका नोट कर लो एक बार, एक का क्वेश्चन और आगे आएगा ना, मैं इसको वहां डायरेक्ट बिल्कुल शॉर्ट में इसी को अप्लाई करेंगे डायरेक्ट, तब आप मुझे बताना कौन सी प्रॉब्लम है। ठीक है, चलो क्लियर कर रहा हूं मैं, नेक्स्ट देखते हैं। हाँ जी, कुछ ही क्वेश्चन ज्यादा बड़े होते हैं, सारे नहीं होते हैं। ए पर्सन हैज 8 फ्रेंड्स, the number of ways in which he may invite one or more of them। हाँ, यहाँ एक नया केस है, यहाँ एक नया केस है, तो नहीं समझा देते हैं तो साथ साथ ही, और इस पर क्वेश्चन होंगे बहुत सारे।
देखो वो क्या कहना चाहता है, देखो जिनके पास मैथ्स था बायनोमियल थ्योरम का, जिन्होंने पढ़ी हुई है उनके लिए तो शायद समझ में आ जाए जल्दी, नहीं तो बाकी सब प्रॉपर्टी को याद रखेंगे। प्रॉपर्टी क्या होती है, एक प्रॉपर्टी में बता रहा हूँ कि NC0, NC1, NC2 अप टू NCN अगर हो तो ये प्रॉपर्टी है हमारी कि एक सीरीज है। देखो NC0, NC1, NC2, NCN तक, 0 से n तक, इन सबका जो सम होता है ना वो होता है 2n। ये बनता तो बायनोमियल थ्योरम से है पर हमें जरूरत नहीं है उसके बारे में डिटेल जानने की। आप डायरेक्टली प्रॉपर्टी इसको नोट करो और इसमें चीज को जानना, अगर NC0 की वैल्यू क्या होती है हमारी 1 होती है ना, इस 1 को अगर मैं इधर ट्रांसफर कर दूं तो प्रॉपर्टी मेरी कन्वर्ट हो जाती है इसमें कि NC1, NC2, NCN इक्वल टू होता है 2n-1। तो ये प्रॉपर्टी मेरे काम आएगी बहुत सारी। ये क्यों लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, देखो क्वेश्चन में कहा है कि 8 फ्रेंड है, द नंबर ऑफ वेज इन विच ही में इनवाइट 1 और मोर ऑफ देम। ठीक है, एक बात कहो, अगर उसके 8 फ्रेंड है तो वो हो सकता है 8 में से किसी एक भी पार्टी में बुलाए, हो सकता है 2 को पार्टी में बुला ले, हो सकता है वो 3 को पार्टी में बुलाए, और हो सकता है वो सभी के सभी अपने 8 के 8 फ्रेंड्स को पार्टी में बुला ले। तो टोटल कितने होंगे, या तो आप इसको सोल्व करो 1 by 1, एक तो ये तरीका हो सकता है, या डायरेक्टली ये सॉल्यूशन लगा सकते हो 2⁻8 - 1। इट मींस 2⁻8 मींस कितना होता है 256 256 56 तो आएगा 255, और ये आपका आंसर है। इसलिए ये प्रॉपर्टी आप नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट। ये क्या आएगी जब कभी आपको चॉइस होगी कि 1 को बुलाओ, 2 को, 3 को, जितनी मर्जी हो, तो हम ये वाला फॉर्मूला हम लगा सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टी नोट कर लो आप। सर ये -1 क्यों किया? क्योंकि NC0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है ना, 1 को इधर ट्रांसफर कर दिया तो इसलिए। तो सर वो एक को भी ना बुलाए वो भी तो हो सकता है। हाँ जी, क्या चीज बोल रहे हो? सर वो किसी को भी ना बुलाए, ये भी तो पॉसिबल है। नहीं, वो तो पार्टी नहीं होगी ना फिर तो। वो कह रहे हैं नंबर वेज ही मे इनवाइट 1, उसने लिखा है 1 होगा ही होगा। 0 में देखा तो फिर तो सिलेक्शन ही, फिर तो क्वेश्चन ही नहीं हुआ ना, फिर तो किसी को सेलेक्ट नहीं किया, बता बुलाया नहीं। अगर मान लो कोई ऐसा केस भी है तो कोई नहीं, फिर वो -1 इधर नहीं होगा। अगर मान लो कोई ऐसा केस भी हुआ तो भी -1 नहीं होगा, ये जा रहा है। हाँ जी, देखो आप, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 6 बताओ, कौन बता सकता है? इसी तरीके से है ये। देखो एक नंबर ऑफ वे बता रहे हैं इन विच वन पर्सन कैन चूज 1 और मोर, एक या एक से ज्यादा, बाकी हो सकता है वो टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन एंड कूलर, 4 है हमारे पास। हाँ जी बताओ, आप गए लेने के लिए, आप टीवी भी ले सकते हो, हो सकता है रेफ्रिजरेटर ले लो, हो सकता है वॉशिंग मशीन और टीवी ले लो, हो सकता है फ्रिज और टीवी ले लो, 4 ले लो, है ना। तो क्या 15 आंसर। हाँ जी, तो आप 4 में से कोई एक ले लोगे, तो 2 आइटम भी ले सकते हो, 3 आइटम भी ले सकते हो, और 4 आइटम भी ले सकते हो। तो आंसर क्या होगा 2⁻4 - 1, इट मींस 16 - 1 दैट इज 15, ये आंसर। ओके, यहाँ पर देखो n और n सेम है, तो इसका मतलब n की वैल्यू कितनी होगी हमारी यहाँ पे? 24। हाँ जी, 10 + 14 दैट इज 24, और यहाँ पे हमसे क्या पूछा है 25C24, 25। C1 पूछा है, इसका मतलब 25। ओके, सर ये क्वेश्चन दोबारा समझा। कौन सा यस 7th? सर। 7th यस यस सर। ये प्रॉपर्टी बताई थी बेटा 7th के लिए, एक मिनट में बताता हूँ। आपको बताया था कि NCX इक्वल टू NC अगर Y है तो X + Y जो होता है ना वो N के इक्वल होता है, ये मालूम है, प्रॉपर्टी बताई थी। यस सर। तो 10 + 14 कितना हो गया 24, ये तो हो गया N। ओके ओके, दोनों का सम 24 है ना। यस सर। अब 25C24 बताना है, और 25C24 तो 25C1 के इक्वल होगा, ये भी प्रॉपर्टी से मालूम है ना, ये भी
सर ये समझ नहीं आया 25C 20। 25C24 यही तो हम बता रहे थे कि NCR जो होता है ना वो NCN-R के इक्वल होता है, ये बताया था। तो 25C24 जो होगा वो 25C25 - 24 के इक्वल होगा, मतलब कि इसके इक्वल होगा। ओके, इस टॉपिक को ओके सर। बस, तो फिर 25 नोट कर लो। दोबारा जब रिकॉर्डिंग देखोगे ना तो देख करके दोबारा ट्राई करोगे तो ये हो जाएंगे सारे क्वेश्चन। तो फॉर्मूला भी तब तक थोड़े याद कर लोगे आप। अभी प्रॉपर्टी याद नहीं होती ना साथ साथ, तो कई बार कंफ्यूजन रह जाता है। एक बार प्रॉपर्टी पढ़ लोगे फिर दिक्कत नहीं आएगी। डन सर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। Out of 7 gents and 4 ladies, a committee of 5 is to be formed. The number of committees such that the each committee lady at least one lady, देखो at least क्या है, one lady होनी चाहिए। तो क्या केस हो सकता है, क्योंकि एक तो होगी, एक से ज्यादा भी हो सकती है। ठीक है, तो 8 देखते हैं पहले। देखो 4 में से एक लेडी तो लेनी है, तो 4C1 में से एक का सेक्शन तो होगा ही होगा। बाकी जो 7 जेंट्स है उसमें से कितने लेंगे बताओ, टोटल कमेटी कितने की है 5 की, तो 4 लेंगे। हाँ जी, यहाँ क्लियर है। 4 में से एक लेडीज को लेंगे और फिर 7 में से 4 जेंट्स को लेंगे, तो 5 मेंबर की कमेटी बन जाएगी। ओके, हो सकता है 2 लेडीज हो तो 3 जेंट्स लेंगे, हो सकता है 3 लेडीज हो तो 2 जेंट्स लेंगे, चारों लेडीज को ले लें तो 1 जेंट्स हो। उसने एटलीस्ट 1 बोला है, मतलब कम से कम 1 हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है। अब सोल्व कर दो इसको। सोल्व आपको करना पड़ेगा। 7C4 की वैल्यू क्या होगी, 7C3 के इक्वल होती है वैसे। फोर सी थ्री का 4 ही होगा। सिक्स 7 5 30, 5 140, 210, 84 प्लस 7। टोटल करेंगे तो मेरे ख्याल में आएगा 441, ये आंसर। ठीक है, इसमें 4 केस होंगे। ऐसे ही 9th है। हाँ जी, 9th कर सकते हो। देखो तो 8 नोट कर लो और 9 ट्राई करो जरा एक बार। नाइन ट्राई करो जरा। 9 ट्राई करना। हुआ किसी का 9? सर 1 मिनट कर रहे हैं। करो।
7 सर। हाँ जी ठीक है। देखो इधर, जिन्होंने नहीं हुआ देखो इधर, 28C2R, 28 फैक्टोरियल 2R फैक्टोरियल और 28 माइनस 2R मल्टीप्लाई, इधर आएगा 24 फैक्टोरियल 2R माइनस 4 फैक्टोरियल और 24 माइनस 2R, ये प्लस 4 हो जाएगा अपॉन में इधर दिया हुआ है। अब देखो जरा ध्यान से, ये 24 प्लस 4 28 ही हो गया और ये 28 कट गया। यहाँ पे है पर 28, 27, 26, 25 और 24 फैक्टोरियल तक लिखेंगे। नीचे देखो क्या लिखेंगे, 2R, 2R माइनस 1, 2R माइनस 2, 2R माइनस 3 और 2R माइनस, ऊपर आपके पास ऑलरेडी 2R माइनस 4 फैक्टोरियल है, ये दोनों भी करेंगे। अब थोड़ा सिंप्लीफाई करके देखो, देखो 25 9 जा पूरे पूरे कट जाता है और 9 3 जा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, देखो इधर तो रह गया 1, यहाँ रह गया 11 और यहाँ पे 4 टर्म है हमारी, तो इसको ऐसे ही लिखा 2R माइनस 3 इक्वल टू, तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्या वैल्यू आएगी, देखो 28 मल्टीप्लाई 3 26, ये 24 फैक्टर भी कट जाएगा, ये यहाँ पे है हमारे पास 28 3 26 3 बचे और इंटू 11। अब देखो इस पैसे ले सकते हैं 28 को 14 इंटू 2, 26 को ले सकते हैं 2 इंटू 13। अब देखो 2 3 2 मिलके क्या बना रहा है 12, और आप इसको ऐसे ले सकते हो 14 इंटू 13 इंटू 12 इंटू 11। ये 4 कंसेक्यूटिव पार्ट्स हैं, ये भी तो 4 कंसेक्यूटिव हैं। इसका मतलब कंपेयर करेंगे तो 2R की वैल्यू कितनी होगी 14, तो R की वैल्यू कितनी हो गई 7 क्वेश्चन। सिर्फ कंपेयर करना है। अगर आपने यहाँ पे थोड़ी सी कहीं मल्टीप्लाई करके इक्वेशन बनाने की कोशिश करी तो डिग्री 4 की इक्वेशन बनेगी और वहां से सोल्व करना बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। तो इसलिए मैंने जितने भी क्वेश्चंस करे हैं सब में कंपैरिजन किया जा रहा है, और वो होगा ही होगा क्योंकि ये है ही प्रोडक्ट ऑफ फैक्टोरियल एंड है क्या, है ही प्रोडक्ट ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर्स, तो होगा ही होगा ऐसे। ठीक है, नोट कर लो इसको, क्वेश्चन नंबर 9 को। सर एक बार रिपीट कर दो। कहाँ से करूँ ये बताओ पहले तो। पहला स्टेप समझ में आया, जो फॉर्मूला लगाया हमने सिर्फ। ये तो आ गया सर पहला स्टेप, दूसरा स्टेप नहीं आया। दूसरे स्टेप में सिर्फ कैलकुलेट किया, देखो 25 1 जा 25 9 जा, ये समझ में आया। ऊपर ऊपर कट जाते हैं ना इक्वल में तो। हाँ जी, सर दोबारा बताना ये स्टेप। 25 9 का क्या होता है 225 होता है ना। यस सर। 25 से 225 को कट किया तो 9 आ गया ना, यस सर। और फिर 9 1 जा 9 और 9 3 जा 27, बस 2 स्टेप कटे हैं इधर। ओके, ओके सर। फैक्टोरियल की साइड हम कट गई है वजह। अब जो बचा वो क्या, देखो 28 3 और 20, 3 टर्म बची है बस, 3 टर्म ये रही। 11 को हमने ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया यार, तो ये 11 था। ओके सर। फिर इसको थोड़ा सा इसलिए लिखा कि 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स का प्रोडक्ट बन जाए जिससे, और मैं कंपेयर करता हूँ। ओके सर।
चलो आगे करते हैं। देखो 10th में वो क्या नंबर ऑफ डायगोनल्स। फिर डायगोनल्स क्या होते हैं, डेकागन। 10 पॉइंट अगर हैं तो 10 पॉइंट को मिलाओगे तो एक लाइन बनेगी, ठीक है। तो 10C2, लेकिन जब 10 पॉइंट को मिलाओगे, मान लो 4 पॉइंट का एग्जांपल ले रहा हूं मैं, 1 2 3 4 4 पॉइंट, 4 पॉइंट को आप ज्वाइन करो, कितनी लाइनें बना सकते हो, 1 2 3 4 5 और 6, टोटल 6 बनेगी। इन 6 में से 4 जो ये हैं, ये तो क्या बना रही है, साइड बना रही है, तो Yes. इसमें डायगोनल्स कितने होंगे हमारे, 6 - 4 = 2। ऐसे यहाँ पे 10C2, 10 में से किन्हीं 2 पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ लाइंस बनेंगी इतनी। इसमें 10 क्या कर दो, माइनर, जो साइड्स हैं, तो क्या फॉर्मूला आएगा, आंसर क्या आ गया, -45 10 35। और जो यहाँ पे ये हिंट लिखा हुआ है ना, ये फॉर्मूला इसी से बनता है, सॉल्व करेंगे तो, ठीक है। तो उसको फिलहाल जरूरत नहीं है, अगर करना चाहो तो आप नोट कर सकते हो। नंबर ऑफ डायगोनल्स जो होता है हमेशा n × mn 3.2 होता है, पर भी बना कैसे, वो ऐसे बना है, ठीक है। 11 देखो, 12 पॉइंट्स हैं, 5 एक लाइन में, ट्रायंगल बनाने हैं। ये बताओ 3 पॉइंट्स को मिलाओगे ट्रायंगल बनेंगे, लो जी 12C3। लेकिन जो ये 5 पॉइंट एक लाइन में है, 1 2 3 4 5, इनमें से किसी 3 को भी ज्वाइन करोगे तो ट्रायंगल नहीं बनेगा। तो ऐसा करते हैं, इनमें से 5 पॉइंट से जो बनने वाले ट्रायंगल है, जो बनेंगे ही नहीं, उसको क्या करते हैं, हम माइनस कर दें टोटल में से, तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। फिर 12 पॉइंट में से निकाल लिया, 5 पॉइंट कोलिनियर है, तो इन 5 पॉइंट में से किन्हीं 3 को लेके जो बनेंगे ट्रायंगल वो होंगे ही नहीं, वो एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे, तो माइनस कर देंगे। सोल्व करो इसको। सर आर सेम होने भी प्रॉपर्टी है ऐसी, हाँ जी, आर की वैल्यू जब सेम हो तो कोई प्रॉपर्टी लगती है ऐसे सर? नहीं आर की वैल्यू की कोई प्रॉपर्टी नहीं, ये 5C2 बन जाएगा ना, तो क्या वैल्यू आ रही है, 220 - 10, 210 बनेंगे ट्रायंगल। एंड द 12 हो गया। नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन बताओ जी, 16 पॉइंट है, जिनमें से कोई भी 3 पॉइंट एक लाइन में है ही नहीं, तो ऑब्वियसली 16 में से किन्हीं भी 2 पॉइंट को मिलाओगे लाइन बनेगी, बस क्वेश्चन सॉल्व। खास नहीं था ये भी, तीनों क्वेश्चन बहुत आसान है, किन्हीं भी 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करने के लिए हमेशा एक लाइन बनती है, तो उसी कंसेप्ट है, 3 पॉइंट्स को मिलाओगे तो ट्रायंगल बनेगा। यदि कोई डाउट हो तो बताओ किसी को। सर दोबारा बताना ये क्वेश्चन। कौन से वाला, 12th। बेटा 16 में से किन्हीं 2 पॉइंट को मिलाओगे तो क्या बनेगी, लाइन, लाइन तो बनेगी, किन्हीं भी 2 पॉइंट्स को ज्वाइन कर तो लाइन बन जाती है। बस वो कह रहा है कितनी लाइनें बनेंगी, 16 पॉइंट से, 16C2, और कोई भी पॉइंट, कोई भी 3 पॉइंट एक लाइन में नहीं है दिया हुआ, नो 3 पॉइंट्स अकॉर्डिंग, तो कुछ माइनस नहीं करेंगे। ओके, ओके सर। नोट कर लो इसको, आगे देखते हैं। स्टार्टिंग टीम में क्या कह रहा है, इलेक्शन वाला क्वेश्चन, पढ़ो देखो इसको, कर सकता है कोई, है कोई दमदार खिलाड़ी, तो इसको एक बार पढ़ो इसको ढंग से। फाइव सी थ्री। 5C3, ओके, और
देखो एक बात आओ, आपको कहा जाए वोट देने जाओ, 5 कैंडिडेट हैं, 3 ही वोट देने हैं, तो क्या ऐसे- करोगे? हो सकता है आप किसी को भी वोट, मतलब एक ही बंदे को वोट दे के आ जाओ, बाकी दो ही। हो सकता है आप 2 बंदों को वोट दो, हो सकता है तीनों को ही दे दो, चलो तीनों को कुछ ना कुछ तो देना ही है। कोई ये कंपल्सरी तो नहीं है ना कि तीनों को देना ही है जब गए तो आप। मान लो कल को पीएम और सीएम के इलेक्शन एक साथ हो, वहां 2 मशीनें लगी हों, एक पीएम की मशीन लगी है, एक सीएम के लिए मशीन लगी हुई है, तो जरूरी थोड़ी है जब आप वोट देने जाओगे दोनों के दोगे। हो सकता है आपको सीएम पसंद नहीं है, पीएम ही पसंद है, पीएम को दे के आगे, ऐसा भी हो सकता है ना। तो मैक्सिमम तो 3 दे सकते हो ना, तो 3 है वहां तो 5C1 5C2 5C3 3 केस हो सकते हैं। सोल्व करो इसको, कितना आ रहा है 5, ये 10 और 10, 25 आंसर। ओके 14 देखो, 2% शेक हैंड करते हैं, ठीक है, और तो कितने शेक हैंड होंगे बताओ? अगर n% हो तो NC2 वैल्यू कितनी हुई है 66। तो अगर NC2 की वैल्यू 66 है, कोई भी 2% मिलेंगे तो शेक हैंड होगा। तो कितने मतलब अगर 66 शेक हैंड्स हुए एक पार्टी में, तो बताओ कितने लोगों पार्टी कर रहे थे? सोल्व कर दो, NC2 की वैल्यू क्या होती है, ये बताया था मैंने। वन 32 को आप लिख सकते हो 12 into 11, कंपेयर करोगे तो 12। बहुत आसान क्वेश्चन था 14 13 की तरह। कर लिया नोट? तो नेक्स्ट देखते हैं 15 बताओ, कर सकते हो 15? देखो 15 में क्या है, वो कह रहा है पैराग्राम बताने हैं। 4 पैरेलल लाइंस हैं देखो ऐसे 1 2 3 4, और एक तरफ तो 4 है, एक तरफ 3 है, मान लो ऐसे 1 2 3। बताओ कितने पैराग्राम बनेंगे? तो ऑब्वियसली इन 4 में से कोई 2 साइड ले लो, और इन 3 में से कोई 2 साइड ले लो, तो हमेशा क्या बनेगा? पैराग्राम ही तो बनेगा। तो 4C2 कितना होता है 6, 3C2 3, 18 पैराग्राम। क्लियर है? 4 में से कोई भी 2 लाइन ले लो। जैसे मान लो, नहीं देखो, मान लो आपने ये लाइन एक नहीं ली और एक ये लाइन नहीं ली, ठीक है, और इधर से बीच वाली नहीं ली, देखो पैराग्राम बन गया ना, ठीक है। मान लो आपने ये पहली लाइन नहीं ली, 3 में से ये 2 ले ली, इधर ये 2 ले ली, देखो पैराग्राम बन गया ऐसे। तो इधर 4 में से कोई 2 लेनी है आपने, इधर 4 में से 3 में से कोई 2 लेनी है, तो हमेशा पैराग्राम बनेगा ही बनेगा। ओके यस सर। चलो नेक्स्ट करते हैं 16। देखो 16 आगे का आने से पहले यहाँ पे आप 16 और 17 दो एक पर्टिकुलर केस पर डिपेंड करते हैं। कौन कौन से केस हैं 16 और 17 उनको देखते हैं। 2 रिजल्ट हैं आपको बताए गए हैं यहाँ पे, इसको मैं दिखा देता हूँ। देखो स्टैंडर्ड यूनिवर्सिटी से पहले वो क्या है, परमुटेशन, यहाँ देखो लिखा हुआ है परमुटेशन, when some of these are alike, some of these मतलब कुछ एक जैसे हैं। जैसे मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है टोटल तो है n फैक्टोरियल, लेकिन n फैक्टोरियल में से n है टोटल, लिखा हुआ है टोटल n है, n में से n1 एक जैसे हैं, n2 एक जैसे हैं, n3 एक जैसे हैं, अलग अलग है, ठीक है। उनको अरेंज करना है, तो कितने तरीके होंगे?
n फैक्टोरियल अपॉन n1 फैक्टोरियल, n2 फैक्टोरियल और n3 फैक्टोरियल। एक तो आपको ये ध्यान रखना है प्रॉपर्टी, ठीक है। और अगर मान लो ये तीनों चीजें आइडेंटिकल हो जाएं तो उतने ही फैक्टोरियल से क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। वो यहाँ पे नहीं दिया हुआ। ये इस थ्योरम का मतलब आपको वैसे समझ में नहीं आएगा शायद, आप एक बार ना क्वेश्चन पढ़ते हैं, इसलिए क्वेश्चन कैसे आएगा उतना समय में नहीं दिया है। देखो ये क्वेश्चन नंबर 17 16 देखो आप, 16 और सर ऐसे कल करें आगे सुन, हाँ जी ये वाले सब हम कल करें, बहुत ज्यादा वो सब आइडेंटिटी होगी। ये रेंटी जा रहा है बस, ये लास्ट ही है, एक आध और है, वो जब आएंगे तब देखते हैं चाहता भी। सर बस अब और मत कराओ। बेटा 15 मिनट और है, और 15 मिनट में पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा और आपका चैप्टर फिनिश हो जाएगा। और हैं कितने क्वेश्चन रहेंगे मेरे ख्याल में 5-7 और रह गए बस। ये लास्ट एक प्रॉपर्टी करानी है मैंने बस, इसका नई प्रॉपर्टी नहीं है कोई सर लास्ट। 2 घंटे हो गए सर, हाँ जी 2.25 घंटे हो गए सर। तो कोई बात नहीं, 3 घंटे भी होंगे, 4 भी होंगे, घंटे का क्या है, सर पढ़ना है। बहुत कंफ्यूजिंग है, रहने सर दो। बस रहने दो। प्रॉपर्टी तो पढ़ लो, ये 2 लास्ट तो कर ही लो, फिर बाकी छोड़ देंगे, बस ये 2 कर लो बस, इसका कोई केस नहीं है ना, फिर लास्ट पे चलो। इसमें सिंपल सा देखो 12 स्टूडेंट है, वो कह रहा है डिवाइड इनटू 3 ग्रुप्स। एक बताओ 14 है, 14 12 को 3 ग्रुप में डिवाइड करना तो कितने होंगे 4, ठीक है ना। तो इसका मतलब आप क्या डिवाइड कर रहे हो उसमें 12 डिवाइड बाय क्या होगा 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल। हमने ग्रुप बना दिया ना 4 का, तो 4 फैक्टोरियल से क्या कर देंगे हम डिवाइड कर देंगे। 17 में भी यही होगा, 15 मैंगोज हैं, ठीक है। तो कितने पार्ट्स में कर रहे हैं, यहाँ भी 3 स्टूडेंट्स में डिवाइड कर रहे हैं, तो क्या आएगा 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल। लेकिन क्या दोनों में कोई फर्क है, दोनों क्वेश्चन में ये ध्यान से देखो आप, यहाँ पर बन रहे हैं 3 ग्रुप, यहाँ पे बन रहे हैं 3 स्टूडेंट्स। देखो ध्यान, 3 स्टूडेंट के आइडेंटिकल होते हैं, नहीं होते। 3 स्टूडेंट आइडेंटिकल नहीं होते, राम श्याम और मोहन ये आइडेंटिकल नहीं है, ठीक है। लेकिन जो ग्रुप है ना वो ग्रुप आइडेंटिकल हो जाता है, ठीक है ना। हमने 3 ग्रुप बनाए हैं, तीनों को बंद करके रैप करके पैकेट बना करके गिफ्ट बांट रहे हैं, तो किसी को ग्रुप कहीं भी दे दें हम, है ना, एक तरीके से। तो यहाँ पे ग्रुप आइडेंटिकल हो जाता है। उस केस में यहाँ पर आपको 3 फैक्टोरियल से डिवाइड करना है और यहाँ पर नहीं करना है, बस ये पॉइंट ध्यान रखना है। यहाँ डिवाइड करना है और यहाँ पर डिवाइड नहीं करना। सारा खेल क्या है आइडेंटिकल का, आइडेंटिकल। और यहाँ 3 स्टूडेंट जो होते हैं वो नॉट आइडेंटिकल होते हैं। इसको सोल्व करोगे आंसर आएगा, यहाँ पे तो डायरेक्ट ये सोल्व करना ही नहीं है, ये तो डायरेक्ट आंसर है 3, इसको सोल्व करना ही नहीं है, इसको सोल्व करना है। सोल्व करके दिखाता हूँ, 12 इंटू 11 इंटू 10 9 8 7 6 5 4 फैक्टोरियल, नीचे 4 फैक्टोरियल 4 3 2 1 4 3 2 1 और 4 फैक्टोरियल, ये कट गया इससे। अब देखो 4 और 3 12, ये 12 गया, 3 और 2 6, ये 6 गया, 4 और 2 8, ये 8 गया। सब कट गए, क्या रह गया आपके पास, अच्छा 3 फैक्टोरियल हो रहा है, 1 मिनट 6 हो रहा है यहाँ पे, 6 भी करेगा कहने में, तो 3 2 जा 3 3 जा 2 5 जा, तो यहाँ आ गया 11 इंटू 15 7 इंटू 5 35। इसको मल्टीप्लाई करो जरा एक बार, क्या आता है 5775। ये ऑप्शन ए करेक्ट। बस यहाँ पे एक ही केस था, वैसे कोई दिक्कत नहीं है ग्रुपिंग में, 3 ग्रुप बनाए हैं तो 3 से डिवाइड करके जो भी होगा डिवाइड कर देंगे, लेकिन वो आइडेंटिकल है ग्रुप, एक तरीके से आपने बंडल बना दिया, बंडल करके रैप करके रख दिया, स्टूडेंट्स को करा है तो वो आइडेंटिकल नहीं है, तो इसलिए वहाँ एक्स्ट्रा डिवाइड हुआ फैक्टोरियल से, वहां पे नहीं हुआ, बस इतना ध्यान रखना है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है कहीं भी। ये नोट कर लो, बाकी हम बस करते हैं इसको फिनिश। हाँ जी नोट कर लिया सबने, यस सर। चलो आगे वाले क्वेश्चन सिर्फ 4 रहे हैं। अब आप बताओ, एक काम करते हैं, ये 5 इनमें से ना जो क्वेश्चन 3 मिनट में हो जाते हैं ना वो कराता हूँ मैं, ठीक है।
बाकी जो रह जाएंगे वो आप करना। 3 मिनट में होने वाले कौन से क्वेश्चन है? 3 क्वेश्चन। पहला देखो 18, वो कह रहा है 8 पॉइंट्स है सरकमफेरेंस पर, कोड्स बतानी है। तो क्या होंगी? 8 में से किन्हीं भी 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे तो कोड बनेगी 8C2। क्या आंसर आएगा? 8 × 7/2, आंसर इज 28। यहाँ पर देखो 20, यहाँ पर प्रॉपर्टी देखो 91 92, तो कंपेयर करेंगे, प्रॉपर्टी लगाएंगे तो n की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे? 499, ऑप्शन डी। ये 2 क्वेश्चन हो गए यहाँ पे। और तीसरा 22, वो कह रहा है कि 5 बल्ब है आपके पास, डिफेक्टिव है और 2 बल्ब पॉइंट है। देखो 2 बल्ब पॉइंट है, एक बल्ब पॉइंट यहाँ पे है, एक बल्ब पॉइंट यहाँ पे है। आपने 5 का पैकेट है, आपने एक बल्ब लगाया यहाँ पे, वो ऑन हो गया, ऑन हो गया, अच्छी बात है। दूसरा लगाया वो ऑन नहीं हुआ, वो बेकार था। इसका मतलब कमरे में लाइट हो गई ना। वो क्या पूछ रहा है? द रूम शेल बी लाइटेड, लाइट रूम में कब आएगी? या तो एक बल्ब ऑन हो जाए तब भी आ जाएगी, दोनों बल्ब ऑन होंगे तब भी आएगी। कहने का मतलब है इसमें से अगर मान लो जो डिफेक्टिव नहीं है, वो कहना 3 आर डिफेक्टिव, तो 2 डिफेक्टिव नहीं है। तो अगर 2 डिफेक्टिव नहीं है, उनमें से कोई एक बल्ब सेक्शन में आ जाता है, जब दोनों ही बल्ब जो है डिफेक्टिव नहीं वो आते हैं, तो लाइट ऑन हो जाएगी। लेकिन अगर 2 बल्ब आपके डिफेक्टिव नहीं है तो इसका मतलब एक बल्ब डिफेक्टिव होगा, और दोनों बल्ब आपके डिफेक्टिव नहीं है तो इसका मतलब डिफेक्टिव एक भी नहीं होगा। ठीक है, तो 2C1 क्या होगा? 2, 3C1 कितना होगा? 3, 2C2 कितना होता है? 1, 3C2 कितना होता है? 1, तो आंसर आ गया 7। तो 7 वे से लाइट ऑन हो सकती है। समझ गए? 2 बल्ब पॉइंट है ना, आपने बल्ब ट्राई कर रहे हो, आपके पेरेंट ने कहा जी 5 बल्ब है, में से 2 तो ठीक है, 3 खराब है, चलो ट्राई करो दोनों होल्डर में। आपने लगाया, एक लगाया ऑन हो गया, दूसरा लगाया ऑन नहीं हुआ। इसका मतलब केस नंबर 1 कि एक तो ठीक बल्ब, एक खराब बल्ब। ठीक है, फिर दूसरा केस, दूसरा लगाया आपने तो दोनों ऑन हो गए, इसका मतलब दोनों ठीक है, तो बाकी जो 3 बच गए आपके पास बैग में, वो तीनों खराब थे, तुमने से कोई सिलेक्शन नहीं हुआ। तो क्या आंसर आएगा फिर? 2 × 3 + 1 7। ठीक है, ये क्योंकि बात कर रहा है लाइट होने की, लाइट एक बल्ब से भी हो सकती है कमरे में और 2 बल्ब से भी। अब रह गए 2 क्वेश्चन, वो आपके लिए। ठीक है, 19 और 21, ये 2 क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं और इस पे मैं डिस्कस जरूर करूंगा। ठीक है, एक बार तो कि दोनों बहुत ही ज्यादा अच्छे क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा केस है इसके अंदर। तो जो कर लेगा ना वो ग्रुप में व्हाट्सएप डाल दे एक बार तो। ठीक है, ग्रुप में डाल देना। ठीक है, सॉल्यूशन तो शायद किसी को समझ में आ जाए देख के, तो ठीक है, उसका सॉल्यूशन नहीं तो मैं कराऊंगा। बस अब ठीक है, खत्म भी हो गई और होमवर्क भी मिल गया आपको, दोनों काम हो गए। और बाकी रही आपके मिसलेनियस की, तो मिसलेनियस तो आपको ट्राई करनी ही है। ठीक है, तो इसमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, मिसलेनियस में 20 क्वेश्चन हैं। तो नेक्स्ट क्लास में मैं एक बार तो ये 20 क्वेश्चंस कराऊंगा पहले। ठीक है, क्योंकि हमने देखो सारे को एक्सरसाइज खत्म करी है। सिर्फ एक अगर किसी चैप्टर के छोड़े हैं तो आपको पता है वो हॉल पे एडिशनल क्वेश्चन बैंक छोड़ा है। ठीक है, एक्सरसाइज का हमने एक भी क्वेश्चन कहीं नहीं छोड़ा है, और मैं चाहता हूँ कि हम इसकी भी एक्सरसाइज कर लें, क्या टाइम एक्स्ट्रा देना पड़ जाए कोई दिक्कत नहीं है। तो प्लीज इसको ट्राई करना 20 क्वेश्चन को, और मैं इसके डाउट्स लूंगा पहले। ठीक है, चैप्टर के इसके डाउट्स लूंगा, और जिसके भी डाउट्स ग्रुप में अगर आते हैं करते हैं तो वो सेंड करें ग्रुप में। ठीक है, कराओगे सर आप? हाँ जी, एडिशनल क्वेश्चन कराओगे आप? नो सर। चलो ठीक है, ओके बाय। बाकी नेक्स्ट क्लास में देखते हैं फिर। सर वो क्वेश्चन 6 से 7 बता दो, मुझे आया है समझ में जो हमने भेजा था। तो दिया था मैंने आपको। सर उसमें वैल्यू मतलब आपने लोग लगाया है उसमें। लोग कहाँ लगाया था? 1 मिनट रुको, चलो मैं आपका डाउट लेता हूँ। ठीक है, 1 मिनट।